हेलो फ्रेंड्स। आज के इस डिस्कशन में हम जो है कि अपने जो पूर्वालोकन आती है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, इसके सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि वन बाय वन हम क्वेश्चन को देखेंगे, इसके जो है कि डिटेल्ड आंसर को, एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, और उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है या मैं बताते रहूँगा, उसको हम बहुत ही स्ट्रक्चर वे में देखने वाले हैं। और इससे हमारा कोई भी जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है, हमारा जो यूपीपीएससी एग्जाम होने वाला है या अदर कोई एग्जाम है, जैसे मान लीजिए पेट का एग्जाम हो गया या जो है कि और भी कोई एग्जाम हो गए, वनडे एग्जाम, उसमें सारे क्वेश्चन जो है कि यहाँ से कवर हो जाएंगे। और ये बेनिफिशियल है, यूपीएससी लेवल तक की इसमें जो है कि डिस्कशन को किया जाएगा, जो हम आने वाले क्वेश्चंस में वन बाय वन करके देखेंगे। ये जो है कि ओवरऑल एक होलिस्टिक सॉल्यूशन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, और ये सीरीज में जो है कि कंटिन्यू रखूंगा, और इसमें मैं सारे क्वेश्चन जो है वन बाय वन करके आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ जो है कि डिस्कस करूंगा। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में जो एस्टेब्लिश हुआ था, जो है कि किस एक्ट से हुआ था। जो हम पॉलिटी में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का अपना चैप्टर पढ़ते हैं, पहला चैप्टर ही लक्ष्मीकांत का, उसमें जो है कि बताया जाता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कि बहुत सारे एक्ट है, जैसे जो है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1947 तक, हमारे इंडिपेंडेंस तक बहुत सारे एक्ट बने थे। तो उसमें जो है कि कौन कौन से एक्ट है, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस एक्ट से स्टेब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, जो है कि ये पहला एक्ट था। इस एक्ट के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ये एक्ट जो है कि पहला एक्ट जो था ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा, जिसने जो है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेटिव, जो है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया था, जो इस एक्ट के थ्रू हुआ था, रेगुलेटिंग 1773 से। और इसी से जो है कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविजन था इसका, इसने जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि कलकत्ता में स्टेब्लिश किया था। और जो है कि इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ था, अब तक जो गवर्नर जनरल होता था, अब उस गवर्नर जनरल से उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। जो कि पहले जो है कि गवर्नर जनरल कौन थे? वैरन वैरन हेस्टिंग जो है कि पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया तब बंगाल के। जो गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल बंगाल बनाए गए थे, वो भी इसी एक्ट से बनाए गए थे। अब आइए जो है कि जान लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था 1774 में, उसमें पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट, वो थे सर इलाइजा इम्फे। मतलब सर इलाइजा इम्फे जो है कि पहले जो है कि वहाँ के चीफ जस्टिस बने थे। और वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जजेस का प्रोविजन था वो 4 थे। मतलब एक जो है कि आपका, एक जो है कि चीफ जस्टिस होंगे और 3 उनके साथ जो है पिसीन जज कहते थे, मतलब उनके साथ के कलीग जज होंगे, जो तीन तीन से ज्यादा नहीं होंगे। सो इसी के साथ हम ये जान लेते हैं कि अभी हम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कि बताइए, ये टाइप कीजिए कि अभी हमारे इंडिया के जो है कि करंट सुप्रीम कोर्ट जो कि जो है कि इंडिया के दिल्ली में सिचुएटेड है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो है कि टोटल जो जज है वो 34 है, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होंगे और 33 उनके जो है कि सबॉर्डिनेट जज। मीन्स अभी टोटल स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कितनी है? 34। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 124 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 124 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये। और जो कि बात करता है पार्ट 5 में, पार्ट 5 जो है हमारा, जो यूनियन की बात करता है, मीन्स हमारे यूनियन की बात करता है, जिसमें जो है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये आते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 124 से 147 तक मेंशन है। उस आर्टिकल के 124 में ये लिखा गया है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट कितनी रहेगी। तो अभी करंटली 34 है। और मुझे आप बताइए कि अभी करंटली इंडिया के जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कीजिए कि बी आर गवई जी जो है कि अभी जो है कि करंट जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे संजीव खन्ना जी। उनसे पहले जो है कि डीवाई चंद्रचूड़, जो है कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस में आते हैं, जो कि 2 ईयर तक जो है कि चीफ जस्टिस रहे हैं। फिर हमें नेक्स्ट भी याद रखने हैं, मतलब बी आर गवई जी के बाद कौन आएंगे? सूर्यकांत। उनके बाद कौन आएंगे? विक्रमनाथ। उनके बाद कौन आएंगे? पी.एस. नरसिम्हा। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बीवी नागरथन, ये जो है कि पहली वुमेन, ये जो है कि पहली वुमेन सीजीआई होंगी कहाँ की? अपने इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने देखिए बहुत ही ब्रीफली देख लिया कि एक क्वेश्चन से हम कैसे कैसे एक्टिव रिकॉल करके पढ़ सकते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन से हमने जाना कि वो किस एक्ट से आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। फिर वहाँ के जो है कि चीफ जस्टिस कौन थे, कितने जजेस थे। फिर हमने अपने करंट सुप्रीम कोर्ट को भी यहीं से रिवाइज कर लिया गया। तो आइए इसी के साथ जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बात करता है कि हमें बताइए सुप्रीम कोर्ट जो है कि ऊपर जो एस्टेब्लिश किया है, उसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो जैसा हमने पहले स्टेटमेंट लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि एस्टेब्लिश हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, तो यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो लेमिस्टर थे वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नहीं नहीं, ये तो नहीं है। हमने अभी ऊपर ही पढ़ा कि जो है कि जो सर इलाइजा इलाइजा इम्फे थे, सर इलाइजा इम्फे, वो हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने ये देख लिया कि इसका क्या है। और इस पूर्वलोकन की जो है कि सबसे खास बात यही होती है कि जो आप जो है कि एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उससे 2-3 क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिससे हमें तुरंत ऑन द स्पॉट ही रिवाइज कर लेते हैं हम उसी चीज को। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मैच द फॉलोइंग करो। अब यहाँ लिस्ट 1 दे रखी है, यहाँ लिस्ट 2 दे रखी है। अब इसमें हमें मैचिंग करना है। कह रहा है कि भैया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैसे हुआ था। अब हमारे पास जो है कि 1773 एक्ट के बाद जो कि एक एक्ट आया था 1784 का, जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है कि 1784 का आया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो इसने क्या किया था, इसने जो है कि कंपनी के 2 फंक्शन, जो पॉलिटिकल और जो है कि कॉमर्शियल फंक्शन को अलग कर दिया था इन इन 2 बोर्ड्स के द्वारा। एक था बोर्ड ऑफ जो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कि वो आपका जो है कि देखता था, वो आपका पॉलिटिकल फंक्शन को देखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका पॉलिटिकल फंक्शन देखता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो आपके कॉमर्शियल फंक्शन को देखते थे। जो कॉमर्शियल फंक्शन होगा वो जो है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मिलान तो हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी मैचिंग हो जाएगी पिट्स इंडिया एक्ट। और सुप्रीम कोर्ट हम जैसा देख के आए हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। फिर जो है कि परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, ये जो है कि दिया गया था आपका चार्टर एक्ट, जो है कि चार्टर एक्ट जो है कि 1833 से, जो कि इसको मैं अभी आगे जो है कि एक्ट आएगा मैं उसमें जो है कि ब्रीफली डिस्कस कर दूंगा इसको। और जो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ दी मेंबर लॉ मेंबर इन दी गवर्नर जनरल काउंसिल, ये जो है कि 33 एक्ट से हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने देख लिया पहले का 2, इसका 1, इसका 3 और इसका 4। तो इसका आंसर सही होगा बी। तो हम जो है कि यहाँ पे बी अपना टिक कर देंगे सही से। और यहाँ पे जो है कि लॉर्ड मैकुले आप याद रख सकते हैं। लॉर्ड मैकुले जो थे पहले लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल काउंसिल से, जिन्होंने अपनी लॉ कमीशन को भी चेयर किया था। सो आइए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार पॉज करके आप जो है कि इसको याद कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब जो है कि इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन किस एक्ट से जो है कि इंट्रोड्यूस हुई थी। इसमें से जो है कि हमको भाई सही छाट के बताओ, मतलब करेक्ट क्या क्या है। तो इसमें से देखते हैं भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो चार्टर एक्ट जो है कि 1813, हाँ तो यहीं से आया था। चार्टर एक्ट 1813 से आया था। फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, हाँ ये जनरल पब्लिक कमेटी जो थी उससे भी जो है कि 1823 में इसके बारे में लिखा गया था। तो जो है कि ये भी सही है। और जो है कि ये कंट्रोवर्सी जो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी थी उससे ड्राइव हुआ था, तो ये भी बात सही है। अब ये ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट क्या होता है, ये जो है कि मैं यहाँ ब्रीफली बताता हूँ, आगे मैं जो है कि और इसको डिस्कस करूंगा। ओरिएंटलिस्ट होता है जो मतलब अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब अपने यहाँ की लैंग्वेज, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, या कोई भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी जैसे तमिल तेलुगु, उसमें करे। और एंग्लिस्ट जो था वो था कि अपनी इंग्लिश एजुकेशन, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में इंडिया को जो है कि इंडियन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। सो इस कंट्रोवर्सी भी से भी इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया जो है कि वो हुआ था, और ये चार्टर एक्ट 1833 से लागू हुआ था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जो है कि आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इंडियन ईस्ट कंपनी ने जो डिस्करेज किया था ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम को और प्रमोट करना चाहती थी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को। तो ये पहली बार किससे हुआ, चार्टर एक्ट 1830 जो है कि प्रोविजन दिया, मतलब इसने अलाउ किया कि जो एक कंपनी है वो इन्वेस्ट करेगी 1,00,000 रुपए प्रति ईयर, मतलब 1,00,000 रुपीज पर ईयर ऑन दी एजुकेशन ऑफ द इंडियंस। मतलब ये 1,00,000 रुपीज पर ईयर जो है कि इन्वेस्ट किया जाएगा इंडियन एजुकेशन पे। और 1823 में जो एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू ग्रांट दी 1,00,000 रुपीज फॉर द इंडियन प्रमोशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन। और जो है कि इसमें जो है कि अब आगे देखें, जो ओरिएंटलिस्ट थे और इंग्लिश कंट्रोवर्सी थी, उसमें से जो है कि ये जो थे एच.टी. प्रिंसेप, यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप नहीं याद रखना है, जो कि हमारे इंस्क्रिप्शन को डिकोड किए थे। यहाँ पे ये याद रखना है एच.टी. प्रिंसेप और डॉक्टर एच.एच. विलेंसन, ये जो थे ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। मतलब ये दोनों लोग कहते थे कि इंडिया में जो भी एजुकेशन है
वो प्रमोट होगी यहाँ के लोकल लैंग्वेज, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, या तमिल तेलुगु हो गया, इन सब जो है कि लैंग्वेजेस में। पर जो ये लेड बाय जो एंग्लिश थे, जो कि चार्ल्स ट्रेवन, ये लोग जो है कहते थे कि जो है कि वेस्टर्न एजुकेशन में होगा। इनके साथ जो है कि जो लॉर्ड मैकेले थे, वो भी इनके साथ जो है कि इन्हीं के ओपिनियन के थे। तो ये लोग कहते थे कि जो चार्ल्स ट्रेवन है, ये लोग कहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन में जो है कि इंग्लिश में जो है कि इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। फिर जो है कि आगे क्या होता है, जब गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 में 1828 से 35 तक जो है कि 1835 तक गवर्नर जनरल रहे थे, वो जो है कि इसको मंजूरी देते हैं 7 मार्च 1835 को, प्रपोजल ऑफ लॉर्ड मैकले, मतलब जो कि लॉर्ड मैकले कमेटी ने जो है कि प्रपोजल दिया अपने इंग्लिश एजुकेशन कमेटीज को। तो उन्होंने जो है कि बताया कि इंग्लिश को जो है कि एक्सेप्ट किया जाएगा एट द मीडियम ऑफ द हायर एजुकेशन, मतलब इंडिया की जो हायर एजुकेशन है वो उसका जो है मीडियम जो है इंग्लिश रहेगा। तो यहाँ से हमने 3 क्वेश्चन जो है कि बहुत ब्रीफली देख लिए। अभी जो है कि ये सब जो एजुकेशन कमेटीज हैं, एजुकेशन कमेटीज, वो आने वाले जो है कि मैं मॉडर्न का जब अटेंड करवाऊंगा आपको, मॉडर्न का सेशन लूंगा, तो उसमें जो है कि और ब्रीफली देखेंगे कि और एजुकेशन कमेटी क्या क्या है। सो अब आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 5th क्वेश्चन है। अब ये 5th क्वेश्चन क्या बात करता है? 5th क्वेश्चन बात करता है कि बाय विच एक्ट, कौन से एक्ट से ब्रिटिश पार्लियामेंट है एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट द टी एंड चाइना ट्रेड। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक्ट था, मतलब विच एक्ट एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो है कि इंडिया में जो है कि मोनोपोली खत्म कर दी, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड, चाइना ट्रेड। मतलब कि कौन सा एक्ट था, वो एक्ट का नाम पूछ रहा है जिसने मोनोपोली, मोनोपोली मतलब खाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि इंडिया के साथ ट्रेड करती थी, तो उसको जो है कि खत्म कर दिया था। किसको किसको छोड़ के? टी को छोड़ के और चाइना को, चाइना के साथ ट्रेड को छोड़ के वो मोनोपोली एंड कर दी थी, जो कि बाद में भी अबॉलिश कर दी गई थी। पर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा है कि मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने जो है खत्म किया था, तो इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1813। ये चार्टर एक्ट 1813 ने जो है कि मोनोपोली खत्म कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड में। और जो है कि इसका मेन प्रोविजन क्या था? एक मेन प्रोविजन था कि 1 लाख रुपए जो है ग्रांट कर दिए थे अपने जो है कि इंडिया में एजुकेशन के लिए। और आगे अभी जाके देखेंगे एक और मेन प्रोविजन था, इसने जो है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उनको भी इंडिया में अलाउ कर दिया था। चलिए फिर देख लेते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। तो जान गए कि इसका एक्सप्लेनेशन में कुछ है नहीं, बस यही जानना है कि ये जो है कि चार्टर एक्ट 1830 ने मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया था, चाय के ट्रेड को छोड़ के और जो है कि चाइना के साथ ट्रेड को छोड़ के। सो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड। ये तो वही क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर क्या है? चार्टर एक्ट 1813। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट 1813। अब ये कह रहा है कि ये इसमें से जो है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। हाँ जी, ये भी सही है। इस एक्ट में, मतलब 1813 के एक्ट में ये कहा गया था कि जो भी मतलब ब्रिटिश क्राउन जो है कि असर्ट कर रहा है सॉवरेनिटी, मतलब इंडिया पे, इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी, मतलब जो भी टेरिटरी इंडिया में कंपनी, जो भी मतलब अपनी इंडिया की टेरिटरीज थी वो कंपनी होल्ड कर रही है, तो वो ब्रिटिश सॉवरेनिटी में आती है। और अगली स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट में सही होगी। अगली स्टेटमेंट क्या कहता है? तो रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये रेवेन्यू जो है कि आगे जो जाके 1858 का जो एक्ट बनेगा, जो कि क्राउन रूल के अंडर आता है, तब जो है कि ये अलाउ करता है, जो सेक्रेटरी जनरल है वो रेवेन्यू को जो है कि मैनेज करेगा। और ये स्टेटमेंट सही है। पर यहाँ पे इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो है कि अभी कह रहा है कि इंडियन टेरिटरी जो है कि ब्रिटिश क्राउन के सॉवरेन में आई है, क्योंकि अगला जो एक्ट होगा 1833, उसमें जो है कि जो भी इंडियन टेरिटरी है वो होल्ड की जाएगी इन नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। तो वो 1833 के उसमें जो है कि कहा गया है, वो चार्टर एक्ट 1833 में कहा गया है, ना कि इसमें। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि हमारा 1 और 2 सही है। और एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है कि 1858 की एक्ट में जो है कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो आएंगे वो जो है कि रेवेन्यू को देखेंगे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे इंडिया में। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि विच एक्ट
फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल टू इंडियंस टू मेक शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अब ये पूछ रहा है कि इंडियंस को, मतलब जो इंडियंस थे उनको जो है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब सरकारी नौकरी जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें जो है कि नौकरी कब से अलाउ हो गई। तो इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1833। अब यहाँ पे हमें चीजें याद रखनी है, जो जो चार्टर एक्ट 1833 का था उसने जो है कि इंडियंस को जो है कि अलाउ कर दिया था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में समझा देता हूँ। चार्टर एक्ट 1833 ने कि कोई भी इंडिया का पर्सन है उसको डिबार नहीं किया जाएगा, मतलब मना नहीं किया जाएगा फॉर एनी पोस्ट सर्विस अंडर द कंपनी रूल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और कलर। मतलब कि जो है कि ये ब्रिटिश जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे इन सब चीजों पे, इस बेसिस पे जो है कि आप जो है कि इंडियंस को सर्विसेज में आने से डिबार नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमें इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो है कि जो ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज था, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, वो जो है यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब यहाँ इंट्रोड्यूस तो हुआ था, पर जो है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन्होंने जो है कि इसको मंजूरी नहीं दी थी, तो यहाँ पे जो है कि फेल हो गया था। फिर जो है 1853 में वहां पे मंजूरी मिली थी, तब जो है कि ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज भी अलाउ हो गया था इंडियंस के लिए। तो यहाँ पे हमें जो है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे जो है कि इतना पूछा है कि पॉसिबल किया था इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में आने के लिए, तो वो चार्टर एक्ट 1833 है जो कि सही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन को गलत नहीं करना है कि आप जो है कि मार दे कि सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन तो 53 ने दिया था, तो ये आंसर सही होगा। तो ये गलत है, ये सही आंसर है। तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखना है। तो अगला आप देखते हैं। अब ये जो है कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो रूल के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि ये बताइए कि विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इसमें से क्या क्या सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि एज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट द टोटल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर बिकेम द 7। तो इससे क्या ये हुआ था, तो देखेंगे आगे। इससे ये नहीं हुआ था, जो कि गलत है। मैं अभी आपको जो है कि समझा दूंगा। और अगला स्टेटमेंट कहता है कि फॉर द स्टेटमेंट फॉर द लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ द एडिशनल मेंबर कुड बी मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 12। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। एंड जो है कि अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, नो डिफरेंशिएशन वाज मेड बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें ये देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ। जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का, इसने जो है कि ट्रांसफॉर्म किया था वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखिए, जब 1773 का एक्ट बना था तो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी। मतलब इसको आप ना पार्लियामेंट की तरह इमेजिन कीजिए। हम जानते हैं पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट उसमें जो है कि जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है। तो लोकसभा में जैसे 543 मेंबर बैठते हैं, मैं स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, मतलब जितने भी बैठेंगे। और यहाँ जो है कि 245 की स्ट्रेंथ है। तो उसी तरीके से वहां पे जब जो है कि 1773 का एक्ट आया था, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, मतलब वही पार्लियामेंट थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, इसमें एक गवर्नर जनरल और उनके साथ 3 मेंबर हुआ करते थे। तो ये ऐसे करते करते, मतलब 73 में जो है कि 3 मेंबर थे, फिर जो है कि 74 में 84 में 1+4 किए गए। फिर इसको जो है कि टाइम से टाइम जो है कि इवेल्युएट करते थे, जो है कि फिर वाइसरॉय काउंसिल आई थी 1858 में, जिसमें 6 मेंबर हुआ करते थे, फिर कुछ एडिशनल मेंबर हुआ करते थे। तो ऐसे कर करके ये जो है गवर्नर जनरल काउंसिल जो है कि आज की पार्लियामेंट है। तो जो 1861 का एक्ट था, तो उसमें ये कहा है कि जो है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल थी वो बिकेम 7 हो गई थी। तो ये नहीं हुआ था। अब क्यों नहीं हुआ था, ये एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है कि ट्रांसफॉर्म किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है कि मिनिएचर कैबिनेट ऑन दी पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसमें जो है कि 5 मेंबर हुआ करते थे। जो क्या क्या थे 5 मेंबर, जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे 5 मेंबर, वो देखते थे डिपार्टमेंट आउट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को देखा जाता था जो हमने देखा। फिर फाइनेंस, लॉ और होम एंड मिलिट्री अफेयर्स को देखते थे। पर 74 में जो है कि इसकी जो है कि ऐड किया गया एक 6th मेंबर, जो कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को देखते थे। और यहाँ पे जो है कि लेजिस्लेटिव वर्क को देखने के लिए एडिशनल मेंबर जो है कि मिनिमम 6 होंगे और मैक्सिमम 12। मीन्स जो है कि मिनिमम 6 मेंबर होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, 12। मतलब जो है कि वॉइसरॉय की काउंसिल के साथ वॉइसरॉय की काउंसिल होगी एक। मान लीजिए वॉइसरॉय की काउंसिल है जिसमें वॉइसरॉय प्लस जो है कि 6 जो है कि अदर मेंबर होंगे। और यहाँ में मैं दोबारा बना देता हूँ, वॉइसरॉय +1+6 मेंबर, और यहाँ पे जो है कि एडिशनल मेंबर होंगे, ये होंगे एडिशनल मेंबर जो कि 12 होने चाहिए। और ये जो है कि आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बनाएंगे। तो इसमें जो है कि आप जो है कि इसको एक बार पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए दोबारा। और इसमें जो है कि आंसर सही है बी।
इसी के साथ आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है कि सही है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। इसमें से जो है कि करेक्ट हमें चूज करने हैं। तो जैसा कि जानते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट पहला जो है 1861 में आया था, उसके बाद जो है कि 92 में जो आया था उसमें से हमें पूछ रहा है कि क्या सही है। इसके बाद 1990 का एक्ट है, फिर 1919 का एक्ट है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है। तो इसमें स्टेटमेंट कह रहा है इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन दिस डेट। तो ये जो है कि गलत है। इस दिन जो है कि मंजूरी नहीं मिली थी, आगे मैं अभी एक्सप्लेनेशन में दिखा दूंगा। इस दिन जो है कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ये मंजूरी मिलने की डेट जो रॉयल एसेंट था वो इस दिन मिला था, बाकी जो दूसरी डेट थी इम्प्लीमेंट होने की वो दूसरी थी। तो इसलिए जो है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर इसमें कह रहा है कि आउट ऑफ 24 मेंबर 5 वर द नॉन गवर्नमेंटल मेंबर। तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है मेंबर वर गिवन द राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जो मैंने समझाया आपको, गवर्नर जनरल काउंसिल जो हुआ करती थी, मतलब वॉइसरॉय काउंसिल, उसमें ये मेंबर थे और ये जो एडिशनल मेंबर थे इसमें मेंबर्स ऐड तो हो गए थे और उनको जो है कि खाली बजट जो है, बजट पूछने का अधिकार था, मतलब बजट के ऊपर क्वेश्चन कर सकते थे। वो भी 6 दिन पहले जो है, 6 डेट पहले जो है कि नोटिस देके वो बजट के क्वेश्चन पूछ सकते थे, पर जो है कि उसका जवाब देना, आंसर करना है ना, और जो है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना, ये अलाउ नहीं किया था इस एक्ट ने 1892 के। तो आइए हमें इसका जो है कि मैंने बता दिया, ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या है? उसका आंसर जो है कि छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था। इसका आंसर डिस्प्यूटेड था क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं था। तो इसमें देखिए जो है कि इसमें रॉयल एसेंट 20 जून 1982 को मिली थी, पर ये कमेंस कब हुआ था? 3 फरवरी 1893 में। तो ये 3 फरवरी 1983 को जो है कि अप्लाई हुआ। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। फिर जो है कि मिनिमम 10 मेंबर्स होने थे और मैक्सिमम 16 मेंबर्स होने थे। तो ये भी गलत हो गया। जो वो 24/5 कर रहा था तो जो है कि वो नहीं हुआ। पहले 12 से अभी 16 किए गए थे, तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि एडिशनल मेंबर 6 वर दी ऑफिशियल एंड 10 वर दी नॉन ऑफिशियल। मतलब यहाँ पे ये बात याद रखिए, कोई भी गवर्नर जनरल काउंसिल होती थी उसमें ऑफिशियल मेजोरिटी जो है यूरोपियंस की मेंटेन होती थी। ऑफिशियल मेजोरिटी किसकी होती थी? यूरोपियंस की। तो इसमें 6 और ऑफिशियल थे और जो है कि 10 जो है कि नॉन ऑफिशियल थे। फिर यहाँ पे जो है कि यूरो जो है कि स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया। और राइट टू डिस्कस द बजट वाज गिवन बाय दिस बट नो मेंबर कैन नॉट आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ये जो है कि आगे जो एक्ट आया था उससे मिला था, पर यहाँ पे खाली राइट टू डिस्कस द बजट मिला था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके हो जाते हैं गलत। तो ये तीनों स्टेटमेंट है गलत। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। अभी हमने किया कि जो है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ये पावर दी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कॉमनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। अब ये जो एक्ट है मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म जो 1909 का था, इसको जो है कि जो मिंटो है, मिंटो को जो है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मिंटो को जो है कि फादर ऑफ द कॉमनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन। अब जो ये मिंटो थे, मिंटो उस वक्त के जो है कि वॉइसरॉय थे और ये मॉर्ले जो है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया थे, मतलब सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो मतलब वहाँ पे ब्रिटिश में बैठते थे। तो ये वो थे। और मिंटो जो है कि वॉइसरॉय जो यहाँ पे अंडर जो है कि ब्रिटिश क्राउन जो है कि यहाँ पे इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड करते थे। तो ये इस एक्ट के थ्रू आया था। तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे कॉमनल रिप्रेजेंटेशन किसने दिया है? मॉर्ले मिंटो ने दिया है। इसमें से मिंटो कौन थे? वॉइसरॉय थे। मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। जो इसमें जो है कि मैंने बता दिया इंडियन काउंसिल एक्ट में एक सेपरेट इलेक्टोरेट आया था कॉमनल रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को जो है कि अलग से जो है कि सीट्स दी गई थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है कि एक्ट एसोसिएटेड विद। तो हमारा जो ये एक्ट एसोसिएट करता है इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच एक्ट फॉलोइंग फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। मतलब किस एक्ट के द्वारा जो है कि फेडरल कोर्ट जो है कि स्टैब्लिश हुआ था। तो इसका ऑप्शन है इनमें से किसी एक्ट के द्वारा नहीं हुआ था। जो फेडरल कोर्ट जो है स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जो हमारा जो है कि एक जो है कि हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारी चीजें, प्रोविजंस जो है कि अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है कि पूछा गया है जो क्वेश्चन कि फेडरल कोर्ट जो है कि किस एक्ट से स्टैब्लिश हुआ था। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से स्टैब्लिश हुआ था। तो इसमें ऑप्शन में वो है ही नहीं, तो इसमें से जो है डी हमें टिक करना होगा, नन ऑफ दी अबाउ। सो आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बात करता है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश बाय विच एक्ट। जो कि मैंने बताया, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, ये 1937 होगा। एस्टैब्लिश इन विच ईयर पूछा है।
तो एक्ट तो जो है कि 1935 था, पर जो स्टैब्लिश कब हुआ था 1937 में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अगर एक्ट पूछे कि मतलब कि एक्ट कौन से क्रिएट किया है, तो एक्ट ने क्रिएट किया है 1935 ने, पर जो है कि स्टैब्लिश किस ईयर में हुआ है, तो वो जो है कि 1 अक्टूबर 1937 में एस्टेब्लिश हुआ है, मतलब 1 अक्टूबर 1937 को जो कि स्टेब्लिश किया गया है। तो ये जो है कि इसका आंसर बी हो जाएगा। जो है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट जो है कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल। अब डायरकी किसी सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस की थी, तो वो जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने की थी। इस एक्ट ने, ये याद रखिए, देखिए देखिए पूछेगा कि डायरकी जो है सेंट्रल लेवल पे किसने की थी। सेंट्रल लेवल पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने की थी, पर इसने एक और काम किया था, जो प्रोविंशियल डायरकी थी, मतलब प्रोविंसेस, मतलब जो कि स्टेट्स की डायरकी, प्रोविंशियल डायरकी को जो है कि इसने अबॉलिश कर दिया था। मीन्स यहाँ पे प्रोविंशियल डायरकी को अबॉलिश किया गया था, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी एक्ट ऑफ 1919 से। मीन्स इस एक्ट ने जो है कि डायरकी एट दी सेंट्रल लेवल इंट्रोड्यूस की थी, पर जो प्रोविंसेस की डायरकी थी, प्रोविंस की डायरकी, उसको जो है कि अबॉलिश कर दिया था, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 1919 एक्ट से। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे जो है कि क्या आंसर होगा, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुई थी। और इसके अदर फीचर्स क्या क्या है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के इसने डायरकी इंट्रोड्यूस की थी सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंस की डायरकी जो है कि इसने अबॉलिश कर दी थी, और इसने सेंटर के सब्जेक्ट को रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में डिवाइड कर दी थी। जैसा कि अभी आप देखते हैं, जो हमारे जो है कि लिस्ट होती है, जो यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसी तरीके से उस वक्त की जो है कि लिस्ट हुआ करती थी। तो रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो कि सेंटर में डिवाइडेड थे। और इसने ऑल इंडिया फेडरेशन को भी जो है कि प्रपोज किया कि सेटअप कर दो ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट, मतलब जो रजवाड़े जो घर थे और उनको, और जो है कि ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस को मिला के एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए, जो इंडिया के फ्यूचर को डिस्कस कर सके। और इस एक्ट ने जो है कि सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है कि उसको जो है कि रिमेन रखा था, मतलब धीरे धीरे जो है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा था। तो यहाँ पे जो है कि इंडिया को जो है कि इंडिया में जो है कि सॉरी, इंडियन रूल को जो है कि प्रमोट किया जा रहा था। तो यहाँ पे इस एक्ट ने जो है कि अभी भी सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट को मेंटेन रखी थी। और इस एक्ट ने जो है कि बर्मा को जो है सेपरेट कर दिया था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये हमें याद रखना है कि बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम दी 1937। और इस एक्ट ने क्या किया था, अबॉलिश द सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो वाइसरॉय के साथ जो है कि वाइसरॉय तो इंडिया में रहते थे, उस जो सेक्रेटरी जो है कि लंदन से हेड करते थे, उसको जो है कि अबॉलिश कर दिया था। और फेडरल कोर्ट इसने बनाया था, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को। और यहाँ पे पहले चीफ जस्टिस कौन है, सर गायवर। ये जो है कि आपको याद रखना है, एमजी। यहाँ पे जो है कि 1773 में जो है कि पहले जो थे वो इलाइजा थे, इलाइजा इम्फे थे। इलाइजा इम्फे जो है चीफ जस्टिस थे, जो है कि सुप्रीम कोर्ट बना था कोलकाता में। पर यहाँ पे जो है कि आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो स्टेब्लिश हुआ था 1957 में, उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, यहाँ पे जो थे वो चीफ जस्टिस थे सर मॉरिस गायवर। जो है कि ये जो है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। और यहाँ पे जो है कि एक चीफ जस्टिस और नॉट मोर देन 6 जजेस, मतलब 6 से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब 1+6 रूल कर दिया गया था यहाँ पे। और इसी ने जो है कि सेंट्रल फेडरल बैंक का भी प्रोविजन दिया, जो बाद में हमारा जो है कि आरबीआई जो है कि आरबीआई जो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो स्टेब्लिश हो गया इससे। सो आइए इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्टरी सिस्टम है सेंट्रल लेवल, तो इसको आप फट से आंसर कर देंगे, 1935 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि जो है कि प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब यहाँ पे जो है कि 1909 वाला एक्ट तो क्या था, वो था मिंटो मिर्लो रिफॉर्म। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स था, जो कि फादर ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन यहाँ पे था। पर इस एक्ट को क्या कहा जाता है, इस एक्ट को जो है कि मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड, इस एक्ट को मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड जो है कि मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। तो ये जो है कि 1990 एक्ट का था। इसमें क्या जो है कि पूछा गया है, इसमें स्टेटमेंट दिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ प्रोविंस जो है सही है, तो ये सही है। अब हो रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ द सेपरेट कॉमनल इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, जैसा कि मैंने अभी बताया वो 1909 से हुआ था। और डिवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 एक्ट जो है कि पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसमें सेक्रेटरी फॉर इंडिया थे एडविन मॉन्टेग्यू थे, और जो है कि वाइसरॉय कौन थे, तो ये लॉर्ड क्लैमफोर्ड थे। तो इसमें जो है कि आपको ये याद रखना है कि
सेक्रेटरी कौन थे और वाइसरॉय कौन थे। इन्होंने क्या किया था, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोविंस में इंट्रोड्यूस की थी डायरकी की, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। डायरकी इंट्रोड्यूस की थी सेंटर पे 35 में, पर ये जो है कि प्रोविंस लेवल में किया था, जो है कि 1935 के एक्ट में खत्म कर दिया था। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बात करता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। मतलब डायरकी के मतलब का मतलब क्या है। तो ये क्या डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव इनटू टू हाउस। जी नहीं, ये नहीं है। क्या ये मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट। लग तो सही रहा है, होल्ड पे रख लेते हैं। फिर क्या कि हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर, वन इन लंदन अनदर इन दिल्ली। नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या ये बात करता है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। ये सही है। तो ये ऑप्शन जो है कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू द टू कैटेगरीज। मतलब डायरकी यही इंट्रोड्यूस करता है कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब जो यहाँ पे जो है कि ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट की जो बात हुई थी उसकी बात करता है डायरकी। यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर से नहीं करिएगा कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट हो गया तो फेडरलिज्म हो गया। यहाँ पे डायरकी बोला गया है, डायरकी से हमें देखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है उसमें जो है कि फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब इसमें से कह रहे हैं कि रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से थे, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट जो है कि सेंटर के लिए जो है कि रिजर्व करके रखे गए थे, ये पूछ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो इसको जो है कि रिजर्व किया गया था रिजर्व सब्जेक्ट में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो इसको नहीं किया गया था। लैंड रेवेन्यू, इसको किया गया था। पुलिस को किया गया था। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 3 4। हमारा 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट था। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है कि आप देख सकते हैं। ट्रांसफर लिस्ट में क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक वर्क हो गया, हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, इंडस्ट्रियल और रिसर्च एजुकेशन हो गया। इसको याद करने के लिए आप सबसे अच्छा याद रखिए जो हमारी अभी स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जो जो चीजें सब्जेक्ट मेंशन है वो यहाँ पे रहते हैं। और रिजर्व लिस्ट जो है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट टाइप की होगी, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब जो हो गया वो जो है कि हमारी अभी भी कॉन्करेंट लिस्ट है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसी के साथ जो है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायरकी सिस्टम इन दी प्रोविंसेस। फिर से वही क्वेश्चन, तो ये जो है कि 1919 का एक्ट था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय द बाइकैमलर फॉर द फर्स्ट टाइम बाय किस एक्ट से जो है कि पहली बार जो है कि बाइकैमलर लेजिस्लेचर बना था, मतलब दो हाउसेज बने थे। तो वो जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। सो हमने देख लिया कि बाइकैमलर जो है कि फर्स्ट टाइम किससे इंट्रोड्यूस हुआ था, 1919 से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो है कि एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं, जो ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। इसमें जो है कि काउंसिल ऑफ स्टेट मेंबर जो है कि कैसे कैसे काउंसिल थी, जो आगे डिस्कशन में आएगा, मैं इसको जो है कि ब्रीफली डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ से इसको एक बार पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस दिए बाइकैमलर लेजिस्लेचर एट द सेंटर। फिर वही चीज पूछी गई है, वो भी 1990 एक्ट से है। अब इसमें पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि मॉन्टेग्यू क्लेमफोर्ड रिफॉर्म जो है कि 1919 में 1919 में रिकमेंडिंग ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द एज ऑफ। तो ये गलत है। ये जो है कि इस एक्ट ने जो है कि वोटिंग राइट उन्हीं को दिया था जो वुमेन्स, वो भी सर्टेन प्रोविंसेस, मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे राज्य में जिन वुमेन्स के पास प्रॉपर्टी होती थी, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी उन्हीं को वोटिंग राइट दिया गया था, सबको नहीं दिया गया था। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन दिया। हाँ, तो ये सही है। इस एक्ट ने जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि 1909 से कॉमनल रिप्रेजेंटेशन मिला था मुस्लिम्स को, वो जो है कि आगे एक्सटेंड कर दिया था, और माइनॉरिटीज को और वुमेन्स और लेबरर्स को भी। तो ये यहाँ से जो है कि सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, जो कि 2 ओनली सही है। तो ये ऑप्शन सही है, ये गलत है, तो बी सही हो जाएगा। जो है कि मैंने आपको यहाँ बता दिया कि यहाँ पे ब्रिटिश ग्रांटेड लिमिटेड सफरेज, मतलब वही वोटिंग राइट टू दी प्रॉपर्टी होल्डर्स। और यहाँ पे जो ऑल इंडिया वुमेन डेपुटेशन था, ये आप याद रख सकते हैं, ऑल इंडिया वुमेन डेपुटेशन, जो कि लेड किया था सरोजिनी नायडू ने, सरोजिनी नायडू टू दी एडविन सेव्यून मॉन्टेग्यू, जो कि उस वक्त के जो है कि वाइसरॉय थे, सॉरी सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने डिमांड रखी थी वोटिंग राइट्स के लिए, जो कि रिफ्यूज कर दी गई थी, नहीं दी गई थी। और फिर लेटर ऑन जो है कि 1935 एक्ट ने जो है कि कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड करते हुए वुमेन्स और लेबरर को भी चांस दे दिया था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि रेफरेंस टू द इंडियन सिविल सर्विसेज, जो मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया था कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो कि किस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट। मतलब मैंने वहां पर ये बताया था कि ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज किससे हुआ था, 1853 से, ना कि 1833 से। 1833 में इंट्रोड्यूस हुआ, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया। फिर आगे जब जाके 1853 हुआ,
तो जो है कि ये जो है कि मंजूरी मिली और ओपन कंपटीशन अलाउ हुआ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो है उसमें से जो है कि क्या क्या सही है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सर्विसेज टू बी हेल्ड इन इंडिया। तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट, इन द इंडियन सिविल सर्विसेज 1941 द परसेंटेज ऑफ द इंडियन मोर कंपेयर टू द यूरोपियन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन जान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 ने अभी जो है कि पहली बार जो है कि वेट किया था कि सेपरेट एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज होगा जो कि इंडिया में हेल्ड होगा। वो भी पहले जो है कि प्रयागराज, जो कि उस वक्त का इलाहाबाद था, प्रयागराज सेंटर बनाया गया। लेटर जो है कि 1941 में, लगभग लेटर 1941 में उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। उससे पहले जो है कि अब तक जो है कि अगर किसी को सिविल सर्विसेज मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में आता तो उसको लंदन जो है कि एग्जाम देने जाना पड़ता था। इस एक्ट ने, 1990 के एक्ट ने इसको जो है कि इंडिया में हेल्ड कर दिया, वो भी इलाहाबाद, और फिर बाद में जो है कि दिल्ली में। और 1941 तक जो है कि सबसे ज्यादा इंडियन हो गए थे एज कम्पेयर टू द यूरोपियन। जो कि यहाँ पे देखिए जो है कि लॉर्ड मैकेले जो है कि सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट में हुआ था। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट बेस जो है कि कर दिया था 1854 में। ओपन कंपटीशन जो है कि स्टार्ट हुआ था लंदन में, पर जो है कि लेटर ऑन जो है कि इसको जो है कि 1922 में इस एक्ट के थ्रू जो है कि इलाहाबाद में किया, फिर लेटर जो है कि दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जो है कि हमने एक्सप्लेनेशन जान लिया। फिर अगला कहता है क्वेश्चन कि कौन सा एक्ट है जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद दी 120, इसको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जो कि 1919 एक्ट से 120 चैम्बर, जिसमें जो है कि ब्रिटिश प्रोविंस थे और जो है कि अदर जो है कि प्रिंसली स्टेट थे, उनको जो है कि इंटीग्रेट करके जो है कि चैम्बर ऑफ प्रिंस बनाया गया था कि फ्यूचर ऑफ इंडिया डिस्कस किया जा सके। तो वो इस एक्ट के थ्रू था। तो इसमें जो है कि पढ़ लीजिए, एक्ट ऑफ 1919 सिस्टम ऑफ द चैम्बर वाज प्रिंसेस विद द 120 वर क्रिएटेड। अब यहाँ पे जो है कि ये थे, प्रोक्लेम किए थे तो आए थे, और इसको रॉयल एसेंट दे दिया था, जो किंग किंग एम्परर जॉर्ज वर्सेस द प्रोक्लेमेशन हुआ था। और ये चैम्बर फॉर्म हुआ था फॉरम फॉर द रूल ऑफ द प्रिंसली स्टेट इंडिया एंड नीड एस्पिरेशन टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये हमने जान लिया बहुत ही ब्रीफली कि क्या था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि which of the following election of the Central Legislative Assembly was held under the Government of India 1990। मीन्स जो है कि इसमें पूछ रहा है कि जो इलेक्शन हुए थे लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर दी 1919, यहाँ पे एक ऑप्शन गायब है, इसको मान लीजिए, आप बना लीजिए 1921। तो यहाँ पे जो है कि दो ऑप्शन सही है, 1926 का इलेक्शन और 1945 का इलेक्शन जो है कि हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईयर जो है 1926 था और 1945 था, वो जो है कि इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। मतलब इस एक्ट के तहत जो कि ये इलेक्शन हुए थे। इसी के साथ आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच ऑफ द ईयर लास्ट इलेक्शन ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर वर हेल्ड अंडर द 1990। जो इस एक्ट के अंदर जो इलेक्शन 1926 में हुए थे, 1945 में, तो लास्ट इलेक्शन कब हुआ था? तो लास्ट इलेक्शन जो है कि 1945 वाला ही हुआ था। उसके बाद जो है कि अपनी एक इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक इनडायरेक्टली जो है कि सबको, जितने भी लेजिस्लेचर थे उनको जो है कि अपॉइंट कर लिया गया था, और डायरेक्ट इलेक्शन जो हुए थे 1950 में हुए थे, जो हमारे पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंडर हुए थे। सो यहाँ पे हमने जो है कि ये याद रखना है बस। आगे ये तो आगे हम जो है कि डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि ये किस एक्ट के थ्रू जो है कि लास्ट इलेक्शन हुआ था, तो 1945 का एक्ट था। चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू द ऑर्डिनेंस इन द रिलीक ऑफ। तो यहाँ पे पूछा है कि जो अभी करंटली हमारे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं वो किस एक्ट के थ्रू था? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से था। हमें यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना था, क्योंकि पहली बार जो वाइसरॉय को पावर दी गई थी वो 1861 में, मतलब 1861 में वाइसरॉय को पावर दी गई थी टू इशू दी ऑर्डिनेंस, मतलब वो इशू कर सकता था, ऑर्डिनेंस को इशू करने की पावर दी गई थी इस एक्ट से, है ना। तो 1861 में कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारे प्रेसिडेंट अभी आर्टिकल 123 के अंडर, मतलब आर्टिकल 123 के अंदर जो है कि जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन है। तो हमने ये इसका आंसर जान लिया, इसका आंसर बी सही होगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि जो है कि यहाँ पे दो चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। 1861 के एक्ट जो है कि वाइसरॉय को पावर दिया था पहली बार जो है कि ऑर्डिनेंस इशू करने का, तो वो देना है। अगर पूछे कि प्रेसिडेंट को इशू करने का ऑर्डिनेंस कहाँ से मिला है, तो वो 1935 मतलब 1935 एक्ट से मिला है। और अब इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी किस एक्ट ने की थी? तो वो 1935 के एक्ट ने, मतलब जो 1935 का एक्ट था
उसने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को जो है कि इंट्रोड्यूस किया था 1935 के एक्ट में। तो ये बता दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी सिंपल सा मीनिंग है कि मतलब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा, पर जो है कि वो लिमिटेड पावर, मतलब एक जो है कि सिंगल कोई रूलर होगा, मीन्स कोई सिंगल रूलर होगा जिसके पास सारी पावर होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वहाँ पे रूल करेगा। जैसे अभी भी ब्रिटेन में होता है, यूके में जो होता है वो ऐसे ही होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का जो है कि मतलब यही है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आया था कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान। तो ये जो है कि 1935 का एक्ट से जो है कि हमारा जो है कि सेंटर और स्टेट पे जो भी मतलब पावर जो है कि वो थी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वो इसी पे बेस्ड है, जो कि हमने फेडरलिज्म को जो चुना है, फेडरल मॉडल को, मतलब जो है कि यूनियन और स्टेट जो है कि यूनियन एंड जो है कि स्टेट में जो है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो यहीं पे मेंशन है 1935 एक्ट में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि वन ऑफ दी वन वन अमंगस्ट दी फॉलोइंग वाज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द 1935 एक्ट। मतलब इसमें से जो है कि एक जो है कि साइलेंट फीचर नहीं है, मतलब इसका फीचर नहीं है 1935 एक्ट का। तो पहला क्या कह रहा है, एक्ट द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द ऑल इंडिया फेडरेशन, हमने ऊपर देखा था, बिल्कुल प्रोवाइड किया है। फिर एचडीडी सब्जेक्ट वर अलाउडेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, तो ये तो नहीं था प्रोवाइडेड। फिर अगला देखते हैं, इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हाँ ये सही है। अबॉलिश द डायरेक्टरी एट द प्रोविंशियल लेवल, ये भी सही है। तो ये यही गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। और ऊपर मैंने साइलेंट फीचर तो डिस्कस कर ही लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में जो है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसने की थी, कैबिनेट मिशन ने की थी कि साइमन मिशन ने। तो हमें पता है कि ये जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने की थी। तो ये साइमन कमीशन, तो हमें याद है कि गो साइमन बैग जो है कि जो 1929 में फॉर्म हुई थी, और इसकी रिपोर्ट जो है कि 1930 में जो है कि मई 1930 शायद सेलेक्ट हुई थी। तो जो है कि इसको रिफ्यूज कर दिया गया था, क्योंकि इसमें कोई भी जो है कि इंडिया के लिए जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो जो हमारा, इसको मैं ब्रीफली बता दूं, साइमन कमीशन बना क्यों था। जो 1919 का एक्ट बना था, जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, उसको जो है कि रिव्यू करने के लिए उसमें प्रोविजन था कि 10 साल बाद इस एक्ट को जो है कि रिव्यू किया जाएगा। तो 19 जो है कि 1929 में साइमन कमीशन का फॉर्म किया गया कि इंडिया में जो है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। अब इंडिया की जो है कि उस वक्त जो है कि फ्रीडम स्ट्रगल बहुत पीक पे था। अब यहाँ जो है कि इंडिया के लिए जो एक्ट बना है उसी को रिव्यू करने के लिए, इसमें कोई इंडियन मेंबर्स थे ही नहीं, इसमें कोई नो इंडियन मेंबर्स थे। इसीलिए इसका जो है कि गो साइमन बैग का नारा दिया गया, साइमन इसके चेयरमैन थे, गो साइमन बैग का नारा दिया गया और इस कमीशन को बॉयकट किया गया। और कैबिनेट मिशन तो है कि हम जानते ही हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो बात रखनी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, उसके बारे में बात की थी, पर जो है कि ये अबॉलिश हो गया था। इसको इसने भी कुछ खास वादे पूरे किए नहीं थे, जो कि आगे जान लेंगे हम। तो यहाँ पे जो है कि हमें क्या जानना है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है कि ब्रिटिश इंडिया में 1935 में जो है कि क्रिएट हुई थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच एक्ट। ये फिर से वही क्वेश्चन 1935 में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ एक्ट। ये भी हमें पता है कि 1935 के एक्ट द्वारा जो है कि फेडरेशन आया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल पॉलिटी। फिर वही क्वेश्चन। इस पूर्वावलोकन की यही तो खासियत है कि आप एक क्वेश्चन पढ़िए डिटेल में, उसके बाद जो है कि फटाफट जो है कि जितने भी और अदर एग्जाम के क्वेश्चन होंगे वो आपके तुरंत सॉल्व होने लगेंगे। फिर आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फेडरेशन स्टैब्लिश बाय द इंडियन, कौन से एक्ट है, तो एक गवर्नर जनरल गिवन टू द रेसिड्यूअल पावर टू द गवर्नर, ये नया क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि फेडरेशन स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें रेसिड्यूरी पावर, जो रेसिड्यूरी पावर थी वो किसको दी गई थी, तो वो गवर्नर जनरल को असाइन कर दी गई थी कि जो भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट मतलब जो ट्रांसफर और रिजर्व में नहीं है, तो वो जो है कि गवर्नर जनरल डिसाइड कर लेगा उस मैटर पे कि क्या करना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फेडरल सिस्टम प्रपोज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज फेडरेशन ऑफ द इंडिया, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो है कि वो करेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इन द दिस एक्ट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि ये तो एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, ये जो है कि इंपॉर्टेंट फीचर जो है कि नहीं अडॉप्ट किया गया था। इसमें यही पूछा गया कि कौन सा इंपॉर्टेंट और परमानेंट जो है कि कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल और हिस्ट्री जो है कि इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। तो इसका आंसर जो है जाएगा वो जाएगा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। ये वो ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ये हमने जो है कि बाद में जो है कि इसको वो किया था। तो इसमें जो है कि एक्सप्लेनेशन जो है कि देख सकते हैं कि जैसा हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी 1935 में जो है कि ऑफिशियली डिमांड रखते हुए जो है कि
उसको अगस्त ऑफर में जो है कि एक्सेप्ट किया गया कि आपको एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दी जाएगी, जो कि पूरी नहीं की गई। तो फिर बाद में 1942 में एक जो है कि क्रिप्स मिशन आता है, जो कि एक कैबिनेट को जो है कि स्टैब्लिश करने की बात करता है वर्ल्ड वॉर 2 की, उससे भी जो नहीं स्टैब्लिश हुई थी। फिर लास्ट में जो है कि जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कैबिनेट मिशन प्लान, तब जो है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होती है। तो वो आगे जो है कि इस एक्ट में जो है कि नई वो प्रोवाइडेड था कि आपको एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिकॉज इट इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजन थे। ये जो है कि एक मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कि ड्राइव हुआ। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन पूछता है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा। ये जो है कि मैंने ऊपर ही पढ़ाया था कि बर्मा जो है कि फीचर जब पढ़ाए थे उसमें जो है कि 1935 के एक फीचर था, जो बर्मा को जो है कि 1935 एक्ट ने बर्मा को जो है, बर्मा मीन्स जो आज का म्यांमार है, जो आज का म्यांमार है, उसको इंडिया से सेपरेट कर दिया था। कब? इमीडिएटली इफेक्ट फ्रॉम दी 1937। तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए फिर इसी के साथ जो है कि अब कुछ क्वेश्चन रिलेटेड देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से। इसमें तो बहुत सारी डेट और फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। तो आइए वन बाय वन करके हम इसके जल्दी से जो है कि क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जो है कि पहला क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि हु गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पहली बार, मतलब कहाँ पे जो है कि फॉर्मेशन ऑफ द जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होने की पहली बार बात कहाँ की गई थी? स्वराज पार्टी 1934। अगर आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से जानना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कि कैसे फॉर्म हुई थी, तो इसकी ना मैंने एक वीडियो बना रखी है इसी चैनल पे, पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, उसमें टाइमलाइन है, टाइमलाइन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो लेक्चर होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर है, उसमें जो है कि आप जो है कि जाके देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट जो है कि इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बार जो है कि बात किसने रखी थी? स्वराज पार्टी ने रखी थी। वो भी कहाँ पे? स्वराज पार्टी इन दी कॉन्फ्रेंस ऑफ द रांची इन मे 1934 में पहली बार जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फॉर्मेशन की डिमांड रखी गई थी कि जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है। तो वो जो है कि स्वराज पार्टी ने रांची का जो सेशन हुआ था 1934 में, वहां पे जो है कि पहली बार जो है कि इस डिमांड को रखा था। और फिर दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कहता है कि हु इज द बिगिनिंग प्रेजेंटर आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो एम एन रॉय जो थे, एम एन रॉय इन 1934, इन्होंने जो है कि ये आइडिया जनरेट किया था, मतलब इंडियंस के माइंड में, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए आपके प्री इंडिपेंडेंस डेज में भी। तो यहाँ से जो है कि एम एन रॉय ने पहली बार ये आइडिया रखा था, और जो है कि पहली बार जो है कि पुट फॉरवर्ड किससे किया गया था? स्वराज पार्टी 1934 सेशन में। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलोन कैन प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजीनियस टू द कंट्री एंड ट्रूली एंड फुल्ली रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पावर। ये किसने कहा था? ये जो है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अकेले ही प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब अलोन कैन प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजीनियस फॉर द कंट्री, जो कि ट्रूली और फुल्ली रिप्रेजेंट करेगा विल ऑफ द पावर ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, इसको याद रखिएगा। और वो भी किसमें कहा था? द ओनली वे आर्टिकल में कहा था, जो कि हिंदी हरिजन जो 19 नवंबर 1939 को पब्लिश हुआ था, इसमें जो है कि इन्होंने ये बात कही थी। तो ये याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रपोजल ऑफ फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय, में जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए जो है कि पहली बार जो है कि किसने रखा था? वो क्रिप्स मिशन ने रखा था। कि क्रिप्स मिशन ने बात की थी कि पहली बार जो है कि क्रिप्स मिशन ने ये बात किया था, प्रपोजल रखा था कि जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बनेगा, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा हुआ था। देन अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब क्रिप्स मिशन के अंदर जो जो स्टेटमेंट है, प्रपोजल है, वो दिए गए, देखते हैं इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ये कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि प्रोविंशियल, यहाँ से जो है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड आएंगे और प्रिंसली स्टेट से जो है कि नॉमिनेटेड आएंगे। मतलब जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी वहां से जो है कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे थे, और जो प्रिंसली स्टेट थे वहां से जो है कि नॉमिनेट होके आए थे। तो ये स्टेटमेंट रहेगा गलत। फिर अगला स्टेटमेंट क्या कहता है कि एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है कि मान लीजिए वहां पे क्रिप्स मिशन ने ये प्रपोज किया था कि या तो जो है कि आप इंडिया में ज्वाइन हो जाइए, या तो जो है कि दो डोमिनियन बना रहे थे, जो है कि या तो पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाइए या तो खुद इंडिपेंडेंट रह लीजिए। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें हम देख लेते हैं
कि क्रिप्स मिशन ने जो है कि ब्रिटिश इंडिया द्वारा जो सेंड किया गया था 1942 में, उसने कहा था सेटिंग अप द डोमिनियन स्टेटस जो इंडिया और पाकिस्तान के लिए। फिर कोई भी प्रोविंस है विलिंग टू ज्वाइन द इंडिया डोमिनियन कुड फॉर्म ए सेपरेट यूनियन और हैव ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया को ज्वाइन कर सकता है या तो सेपरेट यूनियन बना के एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो फेम होगी वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। फिर दिस असेंबली वुड हैव मेंबर्स इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली और नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट, मीन जो है कि इलेक्ट करेगी सॉरी इलेक्ट करेगी प्रोविंशियल असेंबलीज को और नॉमिनेट बाय दी प्रिंसली स्टेट, तो जो है कि पहले स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंसेस, तो वो कितने के रेशियो में थी, मतलब कि जो कैबिनेट मिशन ने ये प्रपोज किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है कि कोई भी प्रोविंस या कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें एक सीट कितने लोग पे दी जाएगी, तो वो 10 लाख लोग पे एक सीट की बात की गई थी जो इस क्वेश्चन में है। फिर अगला जो है कि हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु अमंग दी फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, मतलब कैबिनेट मिशन में जो है कि कौन कौन मेंबर थे इनमें से, हमें इनमें से कौन मेंबर नहीं थे, तो वो थे विलियम हुड इसमें मेंबर नहीं थे, बाकी पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स तो जो है कि इसके जो है कि चेयरमैन ही थे, एबी अलेक्जेंडर, तो ये लोग मेंबर थे और ये नहीं थे विलियम हुड। हम जो है कि मेंबर के एक बार नाम पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे मेंबर के नाम दिए हुए हैं। सर पैट्रिक लॉरेंस जो कि सेक्रेटरी फॉर इंडिया थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है कि चेयरमैन थे, और जो है कि एबी अलेक्जेंडर जो है कि नेवी मिनिस्टर थे, विलियम वुड जो है कि इसमें जो है कि मेंबर ही नहीं थे। तो आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कि स्टैब्लिश अंडर किस एक्ट के थ्रू हुई थी, जो वो सॉरी एक्ट नहीं किस मिशन के थ्रू हुई, तो कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था उसके थ्रू हुई थी, जो हमारा कैबिनेट प्लान बोलते हैं उसके थ्रू जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई थी। देन जो है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि थ्रू विच प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज क्रिएटेड, फिर से इस बार तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है कि था। फिर अगला कहता है कि इंटरिम गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1946, मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 1946 में, उसके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे, तो उसमें जो है कि यह जवाहरलाल नेहरू थे कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे कि सी गोपालाचारी थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो कि जवाहरलाल नेहरू जो है कि प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से वाज द नॉट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द 1946, 1946 में जो है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी उनमें से कौन मेंबर नहीं थे, क्या सी गोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या एस राधाकृष्णन थे, या जगजीवन राम थे, तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे वो जो है कि इसमें जो है कि मेंबर नहीं थे, क्योंकि कैबिनेट मिशन के जो कैबिनेट मिशन डिक्लेरेशन था वो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की थी 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने वाली थी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को फॉर्म होगी। तो उसमें जो है कि एक जो है कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसमें जो है कि सी गोपालाचारी जो थे वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे, जगजीवन राम मिनिस्टर फॉर द लेबर, पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है कि इस गवर्नमेंट के मेंबर नहीं बने थे, उन्होंने मना कर दिया होगा। तो चलिए इसी के साथ जो है कि हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट थी वो अनाउंस कब हुई थी, तो वो जो है कि अनाउंस हुई थी 24 अगस्त 1946 में, जो है कि 24 अगस्त 1946 को अनाउंस हो गई थी। ये सब डेट आप जो है कि याद रखिएगा, कभी पूछ लेता है अब अभी जो पूछता है तो वो जो है कि स्टेटमेंट वाइज दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, सी, और कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो जो है कि ये सब डेट याद रखना जरूरी हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये आईएएस 2007 में पूछा गया था। इसमें शासन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान द नंबर ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इक्वल, क्या ये बात सही है? हाँ, तो ये बात सही है। तो रीजन जो है कि क्या है दिया गया, वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड बी अवॉइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो इस जो असर्शन का ये रीजन तो सही नहीं लग रहा, तो असर्शन तो सही है पर रीजन सही नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो लॉर्ड वेवल थे, लॉर्ड वेवल उन्होंने हु सक्सीडेड द लॉर्ड लिंगलिथगो वाइसरॉय, मतलब लिंगलिथगो वाइसरॉय को इन्होंने सक्सीड किया था, तो ये 1945 में वेवल प्लान लेके आए थे, ब्रिटिश ने इनको जो है कि साइन किया था, तो ये वेवल प्लान लेके आए थे जिन्होंने प्रपोज किया गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिस्ट्रक्चर करने का, मतलब जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए, जो कि बैलेंस रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं मेन कम्युनिटीज का, मतलब इंडियन मुस्लिम जो कम्युनिटीज थी उनका एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन हो सके उसके लिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हिंदू और मुस्लिम दोनों का, है ना, एक्सेप्ट फॉर द डिफेंस
वर लेड बाय द इंडियन मेंबर्स इंक्लूडिंग द फॉरेन डिपार्टमेंट, मतलब डिफेंस और फॉरेन डिपार्टमेंट को छोड़ के, मतलब इसमें सोनली जो है इंडियन मेंबर्स होने चाहिए, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में मुस्लिम्स और हिंदूज को जो है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए दोनों को। फिर अपार्ट फ्रॉम द वॉइसरॉय, कमांडर इन चीफ एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑल मेंबर्स विल बी इंडियन, मींस जो है कि वॉइसरॉय को छोड़ के और कमांडर इन चीफ जो कि आर्मी का हेड था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सारे मेंबर को छोड़ के और जो है कि सब जो है कि इंडियन होने चाहिए। तो वेवल ब्रांड जो है कि ब्रीफली आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो असेंबली वाज बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट सफरेज, मतलब हमने वोट देके चुना था, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। फिर असेंबली वाज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं हुआ था, इनडायरेक्टली इलेक्ट कर दिए गए थे। असेंबली वाज ए मल्टी पार्टी बॉडी, हाँ उसमें मल्टी पार्टी बॉडीज थी, मतलब बहुत सारी पार्टीज थी। असेंबली वर्क थ्रू दी वेरियस कमिटीज, हाँ उसमें बहुत सारी कमिटीज भी इंक्लूड थी। तो तीसरा और चौथा सही होगा, पहला और दूसरा गलत होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, 3 और 4 सही है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है कि कुछ इसमें जानने की हल बात है नहीं, मैंने बता दिया। अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोट देके तो बने नहीं थे और इनडायरेक्टली चूज हुए थे, तो पहला दूसरा गलत हो गया, तो जो है कि ऑप्शन ए 3 4 बच रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसमें से कह रहा है कि नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वोटिंग के राइट पे, मतलब वोट देके नहीं चुने गए थे, तो हाँ ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ नॉट लिखा हुआ है। और इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं ये गलत हो जाएगा। ये कोई मल्टी पार्टी बॉडी नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो मल्टी पार्टी बॉडी थी ना कि नहीं थी, तो यहाँ दोनों नॉट दे दिया है पिछले क्वेश्चन में से उठा के। इट वर्क थ्रू दी सेवरल कमिटीज, तो इसमें से ए और डी सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब इसमें से कोई है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या गलत बात है वो देख लेते हैं। क्या क्या कह रहा है, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वर्क विद द हेल्प ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द कमिटीज, द मोस्ट अमंग देम बीइंग द ड्राफ्टिंग कमेटी। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटीज थी वो जो है कि बहुत सारी कमेटीज को मिला के बनाई थी, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी मेजर कमेटीज थी, बहुत सारी माइनर कमेटीज थी। तो हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत सारी कमेटीज के थ्रू बनी है, जिसमें से एक अमंग थी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो ये तो गलत नहीं है। फिर अगला देख चेक कर लेते हैं कि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, पारसीज वर एडवोकेटेड रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। हाँ ये सही है क्योंकि 1909 ने जो है कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को स्टार्ट किया था और 35 वाले एक्ट ने जो है कि सभी को इंक्लूड कर लिया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, मतलब वोट देके चुना था, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, पर हमें सारी स्टेटमेंट को देखना है। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल ऑफ द 1935 which allowed it restricted franchises on the tax, property and educational qualification। हाँ ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो इसमें जो है कि सी जो है कि गलत है, ये इसका आंसर है, तो यही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन वर। अब इसमें पूछ रहा है कि जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कौन थे। नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, की नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, की इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, इलेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो जो हमारे जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, वो थे इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, मतलब जितनी भी जो है कि इस वक्त ब्रिटिश प्रोविंसेस थी या जो है कि प्रिंसली स्टेट थे जो है कि नॉमिनेटेड करके मेंबर आए थे, तो उनके द्वारा इलेक्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उन्होंने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था, ड्राफ्ट किया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू द इंडिया द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर, वो जो है कि इलेक्ट हुए थे डिफरेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, ऊपर ही देख लिया था हमने। फिर हाउ वर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड, कैसे हुए थे, बाय प्रोविंशियल असेंबलीज से, मतलब जो कि प्रोविंसेस की असेंबलीज थी वहां से इलेक्ट हो के मेंबर आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पूछ रहा है कि चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट इलेक्टेड, ये वर्ड ध्यान रखना है कि पहले इलेक्टेड, ये अभी यूपीएससी के 2023 या 24 में भी पूछ लिया गया था कि मतलब कि वहाँ टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे, तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ क्या कह रहा है कि फर्स्ट इलेक्टेड, तो फर्स्ट इलेक्टेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हुआ क्या था कि मतलब 9 दिसंबर 1946 में जो है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई थी फॉर्म। अब जो है कि उसमें जो है कि तुरंत जो है कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई है, जैसी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, मतलब पार्लियामेंट इंडिया का बन गया, तो उसको जो है कि लीड करने के लिए कोई तो चेयरमैन होना चाहिए। अब कोई चेयरमैन थे ही नहीं,
तो जो है कि तुरंत जो है कि उस वक्त एक टेम्परेरी जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको जो है कि टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया, मतलब टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया कि आप जो है कि असेंबली को लीड कीजिए। फिर जो है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है कि 9 दिसंबर 1946 को टेम्परेरी चेयरमैन चुने गए। फिर 2 दिन के अंदर ही चेयरमैन का इलेक्शन हुआ। तब जो है कि फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन जो है कि चूज हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसमें यही है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है कि टेम्परेरली जो है कि पहले मीटिंग में चेयर किए थे। फिर जो है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि जेबी कृपलानी द्वारा प्रपोज किए गए थे, उनको एज ए इलेक्टेड चेयरमैन चूज कर लिया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज चेयर द फर्स्ट सेशन। तो मैंने बता दिया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है कि पहले सेशन को किए थे। पहला सेशन जो है कि किन्होंने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। फिर राजेंद्र प्रसाद जो है कि इलेक्टेड चेयरमैन हुए थे, कब हुए थे, दिसंबर 1946 में, जो कि हमने डेट देख ली। और जो है कि फिर करेक्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जी हाँ, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। और इट इज द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट फॉर द डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। नहीं, ये फर्स्ट नहीं थे, टेम्परेरी थे। पहले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और फिर मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये भी जो है कि सही है। तो इसमें पूछा है कि क्या क्या जो है कि स्टेटमेंट जो है कि सही है। पूछा है कि ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इसका जो है आंसर कि परमानेंट नहीं है, ये गलत है। तो इसका आंसर जो है कि आपका पहला और तीसरा ही सही होगा। तो आंसर बी होगा। यहाँ पे गलत दे रखा है क्योंकि फर्स्ट परमानेंट नहीं थे प्रेसिडेंट, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जो कि हमने डिस्कस किया है। तो ये यहाँ गलती है, आप इसको बी मारिएगा। फिर हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वॉज द नॉमिनेटेड बाय द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो अब यहाँ भी याद रखिए कि यहाँ पूछा कि पहले नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन कौन थे, तो वो फ्रैंक एंथनी थे। फ्रैंक एंथनी जो कि पहले टेम्परेरी थे, है ना। ये जो है कि यहाँ एससी मुखर्जी से कंफ्यूज नहीं होना था। ये जो है कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, जो कि इलेक्टेड थे, मीन्स इनको इलेक्ट किया गया था। और ये जो है कि फ्रैंक एंथनी जो है कि पहले डिप्टी चेयरमैन थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नॉमिनेट किए गए थे, जो कि आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं ये बता दूंगा एससी मुखर्जी वाला। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि पहले जो है कि नॉमिनेटेड कौन थे, फ्रैंक एंथनी थे। फिर आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है कि स्टैब्लिश हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। फिर अगला जो है कि फर्स्ट सेशन अब कब हुआ था, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टैब्लिश, कब हुई थी, दिसंबर 1946 में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पहला सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हेल्ड हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में। देख रहे कितनी बार जो है कि पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था, कितने पुरानी ईयर्स का है, पर हमें अभी भी याद रखना है क्योंकि अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आने लगे हैं। फिर जो है कि अगला क्वेश्चन है कि कब जो है कि पहली बार मिली थी, 9 दिसंबर 1946। फिर अगला क्वेश्चन देखिए मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो है कि जवाहरलाल नेहरू ने कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था। अब ये नया क्वेश्चन आ गया कि कौन सी मीटिंग में जो है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है कि जवाहरलाल नेहरू, जो कि हम जानते हैं हमारा इंडिया का जो प्रीएम्बल है, वो ड्राइव किया गया है किससे, मॉडिफाई करके जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था, नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था उसको जो है कि पुट फॉरवर्ड किया था कौन से सेशन में, तो वो जो है कि 5वें सेशन में, मतलब 23 दिसंबर 1946 को जो इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 5th मीटिंग थी पहले सेशन की अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। मतलब 5वीं मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सामने रखा गया है। तो ये आपको याद रखना किस सेशन में किया था, पहली मीटिंग के पहले सेशन के 5वीं मीटिंग में जो है कि इसको रखा गया था। फिर जो है कि डेट पूछी गई है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो है कि इंट्रोड्यूस का डेट बता दीजिए, तो जो है कि 13 दिसंबर 1946 होगा। फिर आगे देखा जाए तो जो रेजोल्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय असेंबली ऑन विच डेट, तो ये 22 जनवरी 1947 में जो है कि इसको जो है कि अडॉप्ट करके प्रीएम्बल में जो है कि कर लिया गया था। जो रेजोल्यूशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में 22 जनवरी 1947 को। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रपोज दी प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ दी, तो ये जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जानते ही नेहरू जी ने किया। फिर जो है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में जो है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट, रेजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने ही पूरा बताया था कि हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि हम सोशल स्टेटस सबको देंगे, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना। हम जो है कि सोशलिज्म का करेंगे, मतलब हम जो है कि इकोनॉमिक राइट्स भी देंगे, मतलब सबको जो है कि वेलफेयर का काम होगा। ये सब जो है इसी में जो है कि डिफाइन था। तो ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग को अफेक्ट किया था। चलो ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया।
फिर दूसरा कहता है प्रीएम्बल फुलफिल्स द वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एम, बिल्कुल सही बात है। फिर पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर और डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ क्योंकि इसमें हमारे प्रीएम्बल में पहली लाइन लिखी गई है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स जो है कि हमारा जो हमारा जो है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो या कह लीजिए अभी का पार्लियामेंट है, उसमें जो है कि हम डायरेक्टली इलेक्ट करके लोगों को भेजते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। सो इसमें जो है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सही हो गया। आप तीसरा करें हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली, मतलब हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है कि प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट को हम डायरेक्ट वोट देने जाते हैं? तो प्रेसिडेंट को तो हम डायरेक्ट वोट देते नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है कि एक जो है कि एग्जीक्यूटिव हेड है, वो एग्जीक्यूटिव हेड है जो सारे जो है कि एग्जीक्यूशन के काम को करते हैं। हमारे जो है कि लेजिस्लेटिव हेड जो होते हैं, लेजिस्लेटिव हेड जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कि प्रेसिडेंट को ईड एंड एडवाइस करते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव है इन नेम ऑफ हिज, मतलब वारंट अंडर हिज नेम एंड सील प्राइम मिनिस्टर जो है कि सारे काम करते हैं। तो हेड जो है कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं हमारे डायरेक्टेड इलेक्टेड एमपीज के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया पहला दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए। फिर आगे हम पढ़े तो आगे जो है कि हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कितने टोटल सेशन हुए थे? 12 सेशन हुए थे। 12 सेशन में जाके जो है कि अपना जो है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था। फिर आगे देखिए तो मेंशन द करेक्ट डेट फॉर द लास्ट मीटिंग, लास्ट मीटिंग कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को जो है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लास्ट बार मिली थी। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लास्ट बार मिली थी वो डेट थी 24 जनवरी 1950। फिर यहाँ पूछा कि कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, तो वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। फिर आगे देखा जाए तो पूछा गया कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो जो फाइनल सेशन था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था जी, बिल्कुल हमने ऊपर ही देखा अभी। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर डिक्लेयर टू द ड्यूली इलेक्टेड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन फाइनल सेशन, तो जो है कि ये स्टेटमेंट जो है कि सही है, क्योंकि वही जो है कि रिप्रेजेंट किए गए थे ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है कि प्रेसिडेंट, तो जो है कि ये बोथ 1 और 2 दोनों आर करेक्ट हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए, फिर से जो है कि ड्यूरेशन पूछा गया है, तो ये ड्यूरेशन आप जो है कि देख लीजिए, बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पहले फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो ये जो है कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन में होंगे एस सी मुखर्जी थे, है ना, पहले वाइस प्रेसिडेंट एस सी मुखर्जी थे। दूसरे जो है कि पूछा गया कि ओरिजिनली दी कांग्रेस मेंबर, ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ओरिजिनली कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो एस सी मुखर्जी थे। ओनली मेंबर जो है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कांग्रेस है वो के एम मुंशी जो थे, खाली वही एक मेंबर थे कांग्रेस के जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राजस्थान प्रिंसली स्टेट वो जो है कि वीटी कृष्णामाचारी जी करते थे। फिर चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि जवाहरलाल नेहरू टेंडर था, जो है कि मैचिंग यहाँ पे थी, ये ऊपर नीचे हो रखा है क्वेश्चन, तो मैंने डायरेक्ट यहीं से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे, एस सी मुखर्जी, और कौन से ओनली कांग्रेस मेंबर थे, के एम मुंशी। राजस्थान को किन्होंने रिप्रेजेंट किया था, वीटी कृष्णामाचारी जी ने। और चेयरमैन ऑफ यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। फिर आगे हम देखें अगला क्वेश्चन अपना, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बी एन राव जो थे, बी एन राव जी वो की कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। सो बी एन राव जो है कि सर बेंगल नरसिंह राव जो है, बी एन राव, ही वाज अपॉइंटेड एट द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसने प्रिपेयर किया था, वो बी एन राव जी ने किया था। बी एन राव ही वाज द पर्सन जो जिन्होंने ड्राफ्ट किया था अपना फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि तीसरी रीडिंग कब हुई थी, तीसरी रीडिंग जब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुई थी 17 नवंबर 1946 को और कंप्लीट हुई थी 26 नवंबर 1949 में। और इसी दिन को हम लोग जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एनेक्टमेंट डे बना लेते हैं, जिसको हम आज जो है कि आज की डेट में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से डे के रूप में, संविधान दिवस के रूप में। तो जो है कि ये आपको याद रखना है। तो ये जो है कि पहली रीडिंग 17 नवंबर 1949 में हुई थी, जो इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, ये क्वेश्चन बाद में डिलीट कर दिया गया था ऑफिशियल पेपर से। तो 17 नवंबर जो है कि डेट है, लास्ट रीडिंग जब स्टार्ट हुई थी और लास्ट रीडिंग खत्म कब हुई थी, 26 नवंबर 1949 में। यहाँ ये आपको याद रखना है कि इस दिन जो है कि संविधान दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे किस मिनिस्ट्री ने किया था ये डिक्लेयर, जो है कि आप 2015 में डिक्लेयर हुआ है। मिनिस्ट्री का नाम जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949 में।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 को। फिर इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कि 26 नवंबर। ये सारे रिपीटेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सेम डेट है, तो ये भी वही क्वेश्चन है, ये 26 नवंबर 1949 को। फिर देन ये क्वेश्चन अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। अब ये बात किया गया कि फोर्स किस दिन हुआ, एनफोर्समेंट डेट, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की एनफोर्समेंट डेट को पूछा गया है, तो वो 26 जनवरी 1950 में एनफोर्स किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। 26 नवंबर 1949 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन का एनेक्टमेंट हुआ था, मीन्स जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट कर दिया गया था, उसके कुछ प्रोविजन इमीडिएटली इम्प्लाइड कर दिए गए थे इंडिया में, पर 26 नवंबर 1950 को कंप्लीटली फोर्स में आ गया था, जो कि हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है इस दिन। इस दिन जो है कि एनफोर्समेंट के दिन हम जो है कि अपनी रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं, और 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस। ठीक है, तो ये आपको जो है कि याद रखना है। और 26 नवंबर ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि 26 नवंबर ये जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और 26 जनवरी जो है कि रिपब्लिक डे क्यों चूज किया गया। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम फोर्स इन दी 26 जनवरी, ये देख ही लिया। तो इसी तरीके से अगला जो है कि फिर से ये 26 जनवरी वॉज इलेक्टेड फॉर द डे ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों, क्योंकि कांग्रेस जो है कि इस दिन ऑब्जर्व दी इंडिपेंडेंस डे इन 1930, मीन्स 1930 में ही 1930 में 26 जनवरी को कांग्रेस ने जो है कि पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन की थी, तो इसलिए जो है कि 26 जनवरी को जो है कि 26 जनवरी का आपको रिपब्लिक डे जो है कि चूज किया गया, क्योंकि 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार तो हो गया था, लेकिन 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रेडी था, पर कांग्रेस ने जो है कि 1930 में, मतलब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज जो है, पूर्ण स्वराज इस डे को डिक्लेयर किया था। तो इसी डे को चलते हुए यह कि कहा गया कि ये डेट पास में है, तो इस दिन जो है कि अभी जो है कि हम कुछ अपने जो है कि कुछ चीजों को आज एनेक्ट करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन को 26 जनवरी को जो है कि एनफोर्स कर देंगे। तो एनफोर्समेंट की डेट और एडॉप्शन की डेट जो है कि 26 जनवरी चूज की गई। तो ये आपको याद रखना है बहुत ही प्रिसाइज मैनर में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर, जो कि हमारे जो है कि ये जो है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा गया है। फिर आगे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। जी हाँ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। फिर अगली स्टेटमेंट है कि इस दिन 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी यस, ये तो कुछ स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि जो है कि एक्सप्लेनेशन में अभी बता दिया जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत, तो सी आंसर जो है कि सही हो जाएगा। और ये जो है कि स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको जो है कि 19 नवंबर 1950 को डिक्लेयर किया था इस डे को। और जो है कि अमंग दी ऑल कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कि 29 अगस्त 1947 को फॉर्म हुई थी। इसमें जो है कि 7 मेंबर थे, जो कि चेयरमैन जो है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और अदर 6 मेंबर जो है कि आप जो है कि एक बार जो है कि इसको पढ़ लीजिएगा, मैं अभी लेटर डिस्कशन में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि अडॉप्ट किया गया, अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था। फिर आगे देखें हम, तो आगे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनेक्टेड ऑन द 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जो है कि इसको जो है कि एनेक्ट किया गया था। फिर सेम क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन द क्रोनोलॉजिकल इवेंट। अब मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ये कब हुई थी, जैसा कि हमने देखा ये जो है कि 1946 के अराउंड में 1940 1 घंटा 15 मिनट। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स को लगाने हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कब हुई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट एंड एनेक्ट हुआ, डेट ऑफ एनफोर्समेंट कब हुआ, और जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहली बार कब मिली। तो जो है कि ये सब ऊपर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड ऑन द विच डेट, 26 नवंबर 1949। कमेंसमेंट कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। फिर जो है कि डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट जो है कि 9 दिसंबर 1946 को।
तो पहले 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये जो है कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम, ये किस प्रोविंस से बी आर अम्बेडकर को जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है कि इलेक्ट किया गया था, तो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, वहां से उनको इलेक्ट किया गया था। फिर ईयर ऑफ द बर्थ एंड डेथ ऑफ द बी आर अम्बेडकर, मीन जो है कि अम्बेडकर के जन्म जन्म का ईयर और जो है कि डेथ का ईयर क्या क्या है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 1891 में उनका बर्थ हुआ था और 1956 में उनकी डेथ हुई थी। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्टेटमेंट कंसीडर करनी है, क्या क्या स्टेटमेंट, कि डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन द प्रोविंसेस एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर, दोनों स्टेटमेंट इसकी सही है, और ये एक्सप्लेनेशन जो है कि आप पढ़ लीजिएगा, वही स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर दी ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री, एंड अगला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट जो है कि दिया गया है, असर्शन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर दी ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री, और रीजन क्या कह रहा है कि इट इज नोन और कॉल्ड द अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या क्या सही है, आप जो है कि सोचिए इसको। तो इसमें से जो है कि स्टेटमेंट जो है, असर्शन जो है, दोनों ही सही है, पर आर जो है इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सारी नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री को, मीन्स यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सारे जस्टिस को प्रोवाइड किया गया है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। पर रीजन जो है कि कह रहे हैं कि ये अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये जो है कि एक एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि यहाँ पे खूब सारे डिबेट डिस्कशन होके जो कि ये तब तब कॉन्स्टिट्यूशन बना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन अब पढ़ेंगे जब, तो उसमें जो है कि पढ़ते हैं हम बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये जो है कि एनेक्ट है, कि इवॉल्व है, कि रिटर्न है, कि अनरिटर्न है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि बहुत सारी डिबेट एंड डिस्कशन के बाद बना है, तो इसीलिए जो है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये जो है कि एक्सप्लेन कर दिया गया, इसका आंसर जो है कि आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब इसके साथ जो है कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिफरेमेंट ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर द 15 ईयर वाज एडवोकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाय, मीन्स जो है कि कह रहा है कि जो वोटिंग राइट है वो 15 साल को जो है कि एडवोकेट किया जाए, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किसने रखा था? तो ये मौलाना आजाद जी थे, इन्होंने इस आइडिया को पुट फॉरवर्ड किया था कि एडल्ट फ्रेंचाइज जो है कि 15 साल के लिए जो है कि एडवोकेट की जाए, कॉन्स्टिट्यूंट मतलब 15 साल के लोगों से ऊपर के लिए जो है कि एडल्ट फ्रेंचाइज दी जाए, वोटिंग राइट्स दिए जाए। तो ये नाम आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन जो है कि हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंड एज द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मीन जो है कि इनमें से हु एडवाइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंड द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मीन इंडिपेंडेंस के बाद आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको जो है कि बैन कर देना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत मेजर रोल था, और भी बहुत सारे रीजन थे, तो इसमें जो है कि आप सिंपली याद रखिए ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेड अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ए मशीन, ए लाइफलेस थिंग, इट एक्वायर्स लाइफ बिकॉज ऑफ द मैन हु कंट्रोल इट, एंड इंडिया नीड्स टुडे नथिंग मोर देन दैट ए ऑनेस्ट मैन हु विल इंटरेस्ट द कंट्री बिफोर देम। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे जो कि इलेक्टेड चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ये उनकी स्टेटमेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसके साथ जो है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है, इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइनॉरिटीज इंटरेस्ट एंड इमोशन, ये जो है कि किसको क्रेडिट किया जाता है? ये आइवर जेनिंग को क्रेडिट किया जाता है कि ये जो है कि उनका रिएक्शन था। तो अगला क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, हु सेड दिस? तो ये स्टेटमेंट जो है कि ऑस्टिन ने कहा था, ये स्टेटमेंट जो है कि ग्रेविल ऑस्टिन, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट जो है कि प्रोनाउंस की गई थी। आइए हम इसी के साथ आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितनी वुमेन्स मेंबर थी? तो वो कितनी थी? 15 मेंबर्स जो थी वो थी वुमेन्स थी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। वुमेन्स की संख्या कितनी थी? तो वो 15 थी, ये आपको याद रखना है, और इसके साथ आपको इनके नाम भी याद रखने हैं, जो कि नाम क्या क्या थे कि हु आर दैट 15 वुमेन मेंबर्स। तो ये आप एक बार पॉज करके इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाने लगा है। जैसे अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करेन, सरोजनी नायडू, दक्षायनी वेलावयंदु, जी दुर्गा देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रेणुका रे,
पूर्णिमा बनर्जी, बेगम अजीज रसूल, सुचेता कृपलानी, ये जो है कि बहुत बार पूछा गया है। फिर विजय लक्ष्मी पंडित जी, पंडित जी, इनके नाम जो है कि बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको जो है कि ये नाम याद रहने चाहिए। सो आइए इसी के साथ हम जो है कि अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि एनसीईआरटी के जो वन लाइनर होते हैं, अब तक जो है कि हमने जो है कि ब्रीफली जो है कि सारे डिस्कशन को किया, जिसमें हमने जो है कि पूर्वालोकन के सारे क्वेश्चंस को जो है कि डिस्कस कर लिया। अब जो एनसीईआरटी के वन लाइनर होते हैं, इसमें जो है कि आपको ये एक्स्ट्रा एज मिल रहा है कि एनसीईआरटी के जो वन लाइनर है, उनको जो है कि हम यहाँ पे जो है कि बहुत ही ब्रीफ मैनर में जो है कि डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन, कि क्या क्या क्वेश्चन वहां से आए हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। जो रेगुलेटिंग एक्ट था, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, उसमें जो है कि क्या करेगा, विच एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जी गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट ने बनाया था, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तब बनाया गया था कि गवर्नर के बंगाल को गवर्नर जनरल बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने बनाया था। सॉरी, यहाँ पे मैंने दो बार तीन बार बोल दिया ऐसे। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बनाया गया था। फिर इस रेगुलेटिंग एक्ट जो था, अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नर ऑफ विच टू प्रोविंसेस वर मेड सबॉर्डिनेट, मतलब जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, मतलब उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो कि पहले जो थे वेरेन हेस्टिंग जो थे, वो के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब इनके नीचे जो है कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया, वो भी इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। फिर अंडर दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, to whom an appeal made against the rule and act made by the governor general his council, मतलब अगर मान लीजिए इनके खिलाफ कोई शिकायत करनी है, तो वो किसको की जाएगी, वो ब्रिटिश क्राउन को की जाएगी। तो वो भी इस एक्ट के अंडर प्रोवाइड था कि ब्रिटिश क्राउन को जो है कि इस एक्ट के अंदर जो है कि इनकी कंप्लेंट जो है, अपील कोई मेड करनी है, तो वो ब्रिटिश क्राउन को की जाएगी। फिर इन कलकत्ता में जो है कि इसने जो है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट थे, वो कितने मेंबर्स की जो है काउंसिल बनाई थी, तो 4 मेंबर की काउंसिल थी, कि एक गवर्नर जनरल होंगे और 3 उनके साथ में सबऑर्डिनेट मेंबर होंगे जो वो काउंसिल को असिस्ट करेंगे। फिर एज द प्रोविजन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, व्हेन और वेयर डिड द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश। तो पहला सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता जो है कि 1774 में एस्टेब्लिश किया गया था। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे, वह सर इलाइजा अइम्फे थे। ये सब चीजें हम लोग ऊपर देख चुके हैं, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में इसको रिवाइज कर सकते हैं। एक तरह से ये पॉइंटर नोट्स हो गए हैं हमारे, तो इसको आपको याद रखना है। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन है, इसमें जो है कि कौन गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे वेरेन हास्टिंग थे, जो कि इस एक्ट के दौरान जो है कि इस टाइम पे जो है कि वेरेन हास्टिंग जो है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और जो है कि अगला देखा जाए तो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन दैट टाइम, तो विलियम पिट जो थे वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। और विच फंक्शन ऑफ द कंपनी वर सेपरेटेड, जो है कि इस एक्ट ने जो है कि दो चीज की थी, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया था। जैसा कि हमने ऊपर देखा था, पॉलिटिकल फंक्शन जो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी और कॉमर्शियल फंक्शन जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगी। तो बीओसी और सीओडी आपको याद रखना है कि पॉलिटिकल फंक्शन बीओसी देखेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कॉमर्शियल फंक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगी। फिर जो है कि विच एक्ट पास बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन प्रूव टू मोस्ट शॉर्ट लिव्ड, तो यही एक्ट है जो है कि सबसे छोटा एक्ट था। तो ये भी आपको याद रखना कि अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि कौन सा एक्ट जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे छोटा था, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। फिर अगला देखते हैं, विच विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ द डबल गवर्नमेंट। इसी गवर्नमेंट ने जो है कि डबल गवर्नमेंट का जो है कि पहली बार जो है कि प्रोविजन लाया था, वो था यही एक्ट 1784 का एक्ट था। फिर विच सेपरेट द डिवीजन एंड मेड द मेड विच 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 सेपरेट डिवीजन वाज मेड टू दी हैंडल द कॉमर्शियल फंक्शन, तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। और सेम फॉर दी अगर पॉलिटिकल मैटर्स होगा तो वो क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। और इसी एक्ट ने जो है कि पावर दिया था गवर्नर जनरल को, कि मतलब विच एक्ट एम्पावर स्पेशल अथॉरिटीज इज ग्रांटेड टू द गवर्नर जनरल अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो वीटो पावर्स जो है कि गवर्नर जनरल को इसी एक्ट ने दी थी। फिर अगला देखते हैं कि जो 1786 का अमेंडिंग एक्ट आया था वो क्या था। अब इस एक्ट में जो है कि गवर्नर जनरल जो डिमांड की थी वो अनलार्ज कर दी थी, कि मतलब कि गवर्नर जनरल की पावर को जो है कि अनलार्ज कर दिया जाएगा, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है कि चीफ डिमांड थी। और क्यों थी, क्योंकि ये उस वक्त जो है कि गवर्नर जनरल ही इस शर्त पे बनना चाहते थे कि जो है कि कमांडर इन चीफ, इनको कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। तो इस एक्ट ने ये प्रोविजन को जो है कि एनेक्ट किया कि में जो है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है कि गवर्नर जनरल बनाया गया, और जो है कि गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की भी सारी पावर दी गई, जो एक्ट ऑफ 1786 में थी। और ये फिर जो है कि यहीं से जो है कि गवर्नर जनरल जो आगे के जितने भी एक्ट बने,
तो वो सारे पावर जो है कि कमांडर इन चीफ की गवर्नर जनरल के पास ही रहती थी। तो इस एक्ट का सबसे मेन प्रोविजन ये आपको याद रखना है। फिर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द 1786 एक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल। मीन जो है कि 1786 में इस एक्ट के वजह से परमानेंट सेटलमेंट जो है कि बंगाल में कौन लाने वाले मतलब लाने वाले थे, तो इनका भी नाम जो है कि याद रखना है कि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को भी लाया। फिर जो है कि हम नेक्स्ट है यह एक्ट याद रखें, तो नेक्स्ट एक्ट क्या याद रखना है हमें, 1793 का नेक्स्ट एक्ट है, तो विच एक्ट इंक्रीज द कंपनी डिविडेंड्स बाय 10%। तो जो है कि 1793 के एक्ट ने जो है कि 10% जो है कि डिविडेंड बढ़ा दिया कंपनी का। फिर अंडर द प्रोविजन ऑफ द चार्टर एक्ट 1793, द ईस्ट इंडिया ट्रेड मोनोपोली वाज कंटिन्यूड फॉर द 20 ईयर्स। मतलब यहाँ से जो है कि 20 साल के लिए और जो है कि ट्रेड मोनोपोली को बढ़ा दिया गया। मीन जो है कि जो चार्टर मिलता था, जो ब्रिटिश क्राउन जो देता था, वो 20-20 साल के लिए देता था। जैसा कि हमने ऊपर के डिस्कशन में देखा कि 1813 में मोनोपोली खत्म की गई, फिर 1833 में जो है कि सारी मोनोपोली खत्म कर दी गई। यहाँ पे टी और चाइना का ट्रेड बचा हुआ था, फिर इस एक्ट ने जो है कि सारा ही मोनोपोली खत्म कर दिया। तो ये सब जो है कि 20-20 साल के लिए मिलता था, तो इस एक्ट ने ये भी किया था। फिर बाय विच एक्ट इट क्लियरिफाइड दैट द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी विल बी रिप्रेजेंटेड अंडर द क्राउन। तो इस एक्ट ने जो है कि ये भी प्रोविजन ला दिया कि जो पॉलिटिकल फंक्शन होगा कंपनी का, वो जो है कि क्राउन में अंडर द क्राउन रिप्रेजेंट होगा। फिर अंडर द चार्टर एक्ट 1973, what was made the mandatory experience of the living in India for being qualified as the governor general and member of his council। तो जो है कि इसको जो है कि 12 साल का बना दिया गया प्रोविजन कि इसके अंदर मैंडेटरी एक्सपीरियंस है कि 12 साल जो है कि रहे रहेंगे, तभी गवर्नर जनरल और मेंबर बनेंगे काउंसिल के। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर सैलरीज एंड मेंबर एम्प्लॉइज ऑफ द बोर्ड कंट्रोल अंडर दिस एक्ट वर टू बी पेड बाय हुज रेवेन्यू। तो ये इसी में प्रोविजन बनाया गया कि वो इंडिया के रेवेन्यू से ही पे किया जाएगा। ये जो है कि 1793 के एक्ट में बना दिया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कर रहा है, उसकी जो भी सैलरीज और उनके एम्प्लॉयज की सैलरीज होगी, तो वो जो है कि इंडिया से ही ली जाएगी, ब्रिटिश क्राउन उसको पे नहीं करेगा। फिर चार्टर एक्ट 1833, इसने जो है कि मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है खत्म कर दी थी। बस जो है कि चाइना टी और जो कि चाइना के ट्रेड में जो है कि मोनोपोली बची थी, बाकी मोनोपोली को जो है कि खत्म कर दिया गया था। फिर कोई भी जो है कि अदर जो है कि मेंबर है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी अदर जो है कि चाहे तो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता था। फिर इस एक्ट ने जो है कि 20 साल के लिए जो है कि और जो है कि ट्रेड उसको बढ़ा दिया गया चार्टर को कि मतलब कंपनी जो है कि ट्रेड कर सकती है। फिर आफ्टर द टेक ओवर ऑफ द कंपनी अंडर द चार्टर एक्ट 30, हु वाज द सॉवरेनिटी, तो ब्रिटिश क्राउन को जो है कि सॉवरेनिटी दे दी गई। फिर जो है कि चार्टर एक्ट 1833 ने ट्रेड मोनोपोली विद चाइना जो है कि टर्मिनेट कर दी थी। फिर अगला प्रोविजन क्या है, यहाँ पे थोड़ा ब्लरी सा है, ये यही कह रहा है कि टी के साथ जो है कि मोनोपोली रहने दी थी और जो है कि चाइना के ट्रेड के साथ, तो ये चीज है। फिर यहाँ पे जो है कि अगला प्रोविजन कह रहा है कि विच एक्ट ग्रांटेड द मोर पावर टू द इंडियन कोर्ट्स, तो इंडियन कोर्ट्स को ओवर द यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट। तो जो है कि इसी एक्ट ने जो है कि 1813 के एक्ट ने जो है कि जजेस को मोर पावर दे दी गई थी कि जो है कि यूरोपियंस के ऊपर कोई भी मैटर होगा तो वो जो है कि वाइट जज मीन्स जो है कि जो ब्रिटिश जज होंगे वही जो है कि इस मैटर को सुनेंगे, और किसी के पास जो है कि पावर नहीं है कि उनके अफेयर्स को जो है कि हर्ड किया जाए। तो फिर विद रिगार्ड अगला प्रोविजन क्या है, विद रिगार्ड ऑफ द ट्रेड प्रैक्टिसेस व्हाट चेंजेस द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 डेट। तो इसने जो है कि स्ट्रॉन्ग जो है कि लाइसेंसिंग सिस्टम, जो स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम था, वो जो है कि 1813 के ही एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया। फिर जो है कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यहाँ फंड की बात की गई, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो है कि मेजरली यही प्रोविजन आपको याद रखने हैं कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम ले आएगा, एजुकेशन के लिए 1 लाख फंड, मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया, टी और चाइना को छोड़ के जो है कि ट्रेड विद चाइना, सारे ट्रेड मोनोपोली को जो है कि अबॉलिश कर दिया गया। फिर इसी के साथ जो है कि हमने देख लिया, अब चार्टर एक्ट 1833 देख लेते हैं। इस 1833 के एक्ट ने क्या क्या किया, इसमें तो सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो 73 के एक्ट से, हमारे 73 एक्ट से जो गवर्नर जनरल थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए थे, अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे वो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट से पहला प्रोविजन ये याद रखना है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है कि चार्टर एक्ट 1833 से बनाए गए, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो ये याद रखना है। फिर उसके आगे जो है कि इस एक्ट ने जो है कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल थे उसके मेंबर्स को बढ़ा दिया था, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और इस कमीशन ने ही पहली लॉ कमीशन बनाई थी, जो लॉर्ड मैकुले के अंडर बनी थी। लॉ कमीशन बनाई गई थी लॉर्ड मैकुले के अंडर, जिसमें जो है कि जिसका काम क्या था, लॉ कमीशन जो बनी थी लॉर्ड मैकुले के अंडर, जिसका काम था कॉडिफाई करना सारे इंडियन लॉ को
कोडिफाई करने का काम जो है कि इस कमीशन ने किया था, ये याद रखना है। और इसमें याद रखना है कि जो है कि हाउ मैनी लीगल मेंबर्स वर देयर इन दी गवर्नर जनरल काउंसिल, जितने कि इसमें जो है कि एक लीगल मेंबर होने चाहिए। जो गवर्नर जनरल काउंसिल में 1+4 थे, उसमें से एक जो है कि एक लीगल मेंबर होना चाहिए। तो ये प्रोविजन था। और क्या क्या किया था इस एक्ट में, जो है कि याद रखिए कि ये जो है कि फाइनल स्टेप टुवर्ड दिस एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब कि ये जो है कि फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन पावर करने का, मतलब सेंट्रल पावर करने का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद हमें क्या याद रखना है कि इस एक्ट ने अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, मतलब स्लेवरी इस एक्ट ने बैन कर दी थी, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस एक्ट का, जो कि याद रखिए आप कि स्लेवरी किस एक्ट से बैन हुई थी। तो वो 1833 के एक्ट से जो है कि स्लेवरी को बैन कर दिया गया था। तो इसके साथ जो है कि हम अपना अगला एक्ट देखते हैं जो 1853 का है। अभी 1853 का एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट बात करता है, पहला प्रोविजन जो है कि सेपरेट कर दिया था लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को। मींस जो है कि अब जो है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फंक्शन जो है कि अब अलग अलग परफॉर्म किए जाएंगे। और जो है कि इसने जो है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो है कि फाउंडेशन को रखा था, क्योंकि यहाँ देखिए लेजिस्लेशन जो है कि लॉ बनाएगी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है कि जो एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय फंक्शन होंगी वो जो है कि उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म जैसी जो है कि फाउंडेशन को इसने जो है कि स्टार्ट कर दिया था। और फिर लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय दिस एक्ट इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी की लोकल गवर्नमेंट थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और किसमें, तो ये चौथी जो थी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस थी, वहां पे जो है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी स्टार्ट कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। अब जो है कि कितने न्यू मेंबर होंगे? छह छह जो है कि मिनिमम होंगे, 12 जो है कि इन टोटल होने चाहिए गवर्नर जनरल काउंसिल में मेंबर। और इस प्रोविजन के अंडर जो है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 14 से घटा के 18 कर दिए गए थे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, हम जानते हैं कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जिसमें 24 मेंबर थे, उसको घटा के 18 मेंबर कर दिए गए, जो कि 53 के एक्ट से हुए हैं। और क्या क्या हुए हैं इसमें, जो है कि लॉर्ड मैकले कमेटी जो है कि सिविल सर्विसेज पे जो है कि बनी थी। जो लॉर्ड मैकले ये थे, इन्होंने की लो कमीशन के भी हेड थे, और इन्होंने ही 53 में जो है कि एक्सेप्ट करवाया था जो है कि जो सिविल सर्विसेज है कि पर्टेनिंग टू दी ओपन कंपटीशन बिटवीन दी सिविल सर्विसेज, और लॉर्ड मैकले कमेटी 1854 की थी। देन जो है कि अगला देख लेते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। वो क्या कहता है? ये जो है कि एक्ट फॉर द गुड सेटलमेंट या गुड गवर्नेंस ऑफ द इंडिया को जो है कि कहा जाता है, जो कि क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट है। इस एक्ट को क्या क्या नाम से जाना जाता है? एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट, क्योंकि अब जो है कि सारी पावर जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाएगी, ब्रिटिश क्राउन के अंडर। सो इसलिए इस एक्ट को कहा गया। यहाँ पे अब जो है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से जो है कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो जाएंगे। अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहलाने लगेंगे, जो कि पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो है कि पहले वाइसरॉय थे। और इससे जो है कि क्या किया गया? अंडर द प्रोविजन कोलोनियल एक्ट डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल इंडिया चेंज टू दी दैट ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो हमने देख ही लिया कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दी गई। और ये मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे जो है कि इंडिया का जो है कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेशन होगा, वो शुरू हो जाएगा। फिर और क्या कहा गया कि यहाँ पे जो है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात की गई, जो कि बने रहेंगे। और इंडियन काउंसिल एक्ट तो हमने बहुत ब्रीफली देख लिया था, ऊपर हमने कितनी बार जो है कि इसके जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन किए गए हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट से जो है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस जो हुई थी। और जो है कि आपको याद रखना है कि ऑर्डिनेंस, जो कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वाइसरॉय को दी थी, इसी एक्ट ने दी थी। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर एक्सपेंड कर दिए गए थे। अब जो है कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था या न्यू असेंबलीज जो है कि बंगाल, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस और पंजाब में जो है कि फॉर्म कर दी गई। और जो है कि यहाँ इस एक्ट ने क्या किया था, 3 काउंसिल मेंबर जो है कि इंडिया के जो है कि उसमें इंक्लूड कर लिए थे, जो कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराज ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये 3 मेंबर जो है इंडियन मेंबर जो है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय में इंक्लूड कर लिए गए थे। देन जो है कि जो मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेचर पावर थी, वो जो है कि वापस दे दी गई थी इस एक्ट के द्वारा। और इशू जो है कि ऑर्डिनेंस करना था, और पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो अगला एक्ट देख लेते हैं जो 92 का है। 92 के एक्ट ने क्या किया था? इसने क्या था कि कंट्री रूल और प्रोविंस डिप्टी जो है कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है कि उसको गाइड करेंगे। फिर कॉर्निलियन एक्ट जो है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पावर डिस्कसिंग बजट जो है कि इसी ने दी थी। पावर तो दी थी डिस्कस बजट करने की, लेकिन वोट नहीं कर सकते थे, वो हमें आगे प्रोवाइड होगा। और विच सिस्टम जो है कि स्टार्टेड, इसने इलेक्टोरल सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था। और इस एक्ट को तो जानते ही है, जो है कि कॉमनल जो है कि सेपरेट जो है कि कॉमनल इलेक्टोरेट कह लीजिए, या जो है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है कि इसने जो है कि इंट्रोड्यूस कहा था लॉर्ड मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कहा जाता है इसे, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, जो है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था इसने।
तो यही है कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे देगा। और यहाँ पे पहली बार जो है कि इंडियन काउंसिल जो है कि वायसराय काउंसिल में पहले इंडियन जो शामिल हुए थे वो हुए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है कि पहले मेंबर थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किए गए थे। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे, जो कि फादर ऑफ कॉमन इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। फिर 1999 का एक्ट देख लेते हैं। ये जो है कि हम बहुत ब्रीफली देख रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा फास्ट अप करके देख रहे हैं क्योंकि सब लंबा सेशन हो गया है। बाकी इसको आगे भी जो है कि ये सब आएंगे जो कि हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो विच कॉलोनियल एक्ट इज मॉन्टेक क्लेमफोर्ड रिफॉर्म, तो है कि मॉन्टेग्यू क्लेमफोर्ड रिफॉर्म किसे कहा गया है, तो 1919 को एक्ट को कहा गया है। यहाँ पे जो है कि वाइसरॉय, और मैंने बता दिया था यहाँ पे फादर ऑफ डायरकी किसे कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। फादर ऑफ डायरकी कौन है, तो वो सर लेनॉन कर्टिस है। जो सर लेनॉन कर्टिस है, इनको जो है कि फादर ऑफ डायरकी कहा जाता है। और भी जो है कि डायरेक्टिव वाला सिस्टम है, ये जो है कि क्लेमफोर्ड रिफॉर्म, ये सब जो है कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और बाइकैमलर लेजिस्लेचर जो है कि इंट्रोड्यूस हुआ था। और 21 ईयर में जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट हुआ, तो 1921 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू ट्रांसफर ऑफ द रिजर्व सब्जेक्ट। और जो है कि इसी तरह से जो है कि हमने देख लिया था कि वुमेन्स जो है कि यहाँ पे जो है कि राइट फॉर वूमिंग की बात की गई थी, वोटिंग राइट की। वो भी वोटिंग राइट किसको मिले थे, जो प्रॉपर्टी जो होल्ड करती हो तो उनको दिया गया था, बाकी वुमेन्स को भी राइट टू वोट नहीं मिला था। और यहाँ पे जो है कि स्ट्रेंथ जो है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की 145 कर दी गई। और भी क्या था कि नॉमिनेटिव मेंबर कितने होंगे, तो 41 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। फिर इसके आगे जो है कि क्या प्रोविजन किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है कि एक हाई हाई कमिश्नर फॉर द इंडिया इन लंदन जो है कि स्टैब्लिश कर दिया गया। फिर जो है कि 10 साल बाद इसको रिव्यू कमीशन की रिव्यू करने के लिए कमेटी बैठाई गई, जो है कि इसका प्रोविजन यही था। जो फिर जो है कि साइमन कमीशन आता है, जिसको गो बैक साइमन का नारा दिया गया। और इसने क्या किया, पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एक्ट के अंदर फॉर्मेशन ऑफ द कमीशन जो है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्मेशन की बात की गई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये हम ऊपर जो है कि ब्रीफली बहुत ही देख चुके हैं। आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, तो ये सब वही पॉइंट लिखे हुए हैं जो हम ऊपर जो है कि लगभग 20-30 क्वेश्चन में हमने इसको देखा था। और मैंने इसको जो है कि अलग से भी डिस्कस किया था। सो इसी के साथ जो है कि मैं इस डिस्कशन को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको जो है कि ये तरीका थोड़ा पसंद आया होगा। मैं इसी तरह से जो है कि पूरे पूर्वालोकन जो है कि घटना चक्र अपनी 2025 की, और ये जो है कि पूर्वालोकन की जो है कि सारे क्वेश्चन इसी तरह से डिस्कस किए जाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो एनसीईआरटी के वन लाइनर है, इसको जो है कि डिस्कस करूंगा मैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर ये वन लाइनर या इसको जो है कि मैं थोड़ा डिटेल्ड रिवीजन नोट्स के थ्रू जो है कि डिस्कस करूँ, तो मैं इसको सेपरेट कर दूंगा इससे। और ऐसे ही मैं सेक्शन वाइज इसको डिस्कस करूंगा। चलिए फिर इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।